क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 9th साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपका जो 9th चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम टॉपिक्स की बात देखें तो इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे पर्सनैलिटी, इसकी डेफिनेशंस हैं, टाइप्स हैं, जुंग ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, इसके साथ साथ बिग 5 थ्योरी को भी हम रीड करेंगे। उसके बाद में मोटिवेशन के टाइप्स देखेंगे, एक्सरसाइज एडहेरेंस है उसको देखेंगे हम लोग, मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ अग्रेशन, अग्रेशन के टाइप्स देखेंगे स्पोर्ट्स में, और साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं स्पोर्ट्स में जैसे कि सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, इन सभी को इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम साइकोलॉजी को समझते हैं। अगर साइकोलॉजी आपने पहली बार वर्ड सुना है तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो साइकोलॉजी जो वर्ड है इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव, लोग कैसा बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, साइकोलॉजी। इसके बाद जब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये क्या है, एक स्पेशल पार्ट है साइकोलॉजी का। इसके ऊपर फोकस करता है हाउ एथलीट्स एंड टीम्स बिहेव इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो प्लेयर अपने आप को स्ट्रेस के अंदर लेकर चले जाते हैं, उस स्ट्रेस से बाहर निकलना। पूरी टीम है वो कई बार स्ट्रेस में आ जाती है, उनको कई बार साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। उनकी जो स्टडी होती है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, या फिर हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज कर सकते हैं। एथलीट्स किस तरीके से सीखते हैं और उनका स्पोर्ट्स में क्या इंटरेस्ट है, इसके साथ साथ उनका एटीट्यूड, मोटिवेशंस, इमोशंस, कैसे वो डील करते हैं स्ट्रेस के साथ, ये सब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हेल्प से सीखते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें तो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं और जो कोचेज होते हैं उनको भी एक हेल्प मिलती है प्लेयर्स को समझने के लिए। इसके बाद में जो प्लेयर्स हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें जैसे कि साइकोलॉजी है, ये क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन एथलीट्स एंड टीम इन स्पोर्ट्स। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, अगर आपको पूछें तो आपको ध्यान में रखना है। रोल क्या है परफॉर्मेंस में साइकोलॉजी का, ये क्या करती हैं, हेल्प्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं। कैसे? आपका जो लर्निंग है, एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, इमोशंस है और स्ट्रेस है, उसको मैनेज करके आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। और कोच और जो एजुकेटर्स हैं उनको जो सिखाने वाले हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल है, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्लेयर्स बिहेवियर एंड इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, अगर जो कोचेज हैं और एजुकेटर्स हैं उनको साइकोलॉजी की समझ होगी तो वो अपने खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उनके बिहेवियर को समझ पाएंगे, और उससे क्या हेल्प मिलेगी, परफॉर्मेंस को वो इंक्रीज कर सकते हैं। जी, हमने साइकोलॉजी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करी है। इसके बाद में हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो समझेंगे पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? ये एक वर्ड है पर्सोना, उससे आया है, और ये वर्ड है लैटिन। कई बार इसकी जो लैंग्वेज है वो पूछ लेते हैं कि पर्सनैलिटी कौन से वर्ड से बना है, तो पर्सोना अगर आपको पता है, इसके बाद में ये नेक्स्ट पूछते हैं कि पर्सोना कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो इसकी लैंग्वेज है लैटिन। इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है वो होता है मास्क। आप मास्क लगा कर रखते हो, पर्सनैलिटी का मतलब मास्क होता है, पर्सोना से बना है। एंशियंट ग्रीस के अंदर जो एक्टर्स थे वो मास्क लगाकर प्लेज करते थे, अलग अलग प्लेज वो परफॉर्म करते थे। एंड टेकिंग ऑफ द मास्क शोड देयर ट्रू सेल्फ और आइडेंटिटी। जब वो प्ले करते थे तब क्या करते थे, मास्क लगाते थे और अपने आप को ड्रामा और प्लेस करते थे। उसके बाद में अपनी ट्रू जो आइडेंटिटी है उसको हटाकर अपने आप को दिखाते थे। पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ पर्सनस कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे आपका एटीट्यूड किस तरीके का है, आपकी हैबिट्स क्या हैं और आपकी ट्रेड्स क्या हैं, इन सभी से मिलकर
पर्सनैलिटी बनी है। इनसे क्या होता है, पर्सन कैसे फील करता है, कैसा बिहेव करेगा और अलग अलग जो सिचुएशंस हैं उसमें वो कैसा अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है, ये आपका पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। पर्सन्स की जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो किससे बनती है, उसके बिहेवियर से बनती है। आपकी पर्सनैलिटी कोई फिक्स नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज से 2 साल पहले आपकी पर्सनैलिटी अलग थी, 2 साल बाद अलग होगी, या फिर 3 महीने में, 1 महीने में, ये चेंज होती रहती है। इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि हम सीखते हैं, सीखने के साथ साथ हमारी जो साइकोलॉजी है वो भी चेंज होती रहती है ओवर द टाइम। ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी, ये यूज़ किया जाता है इनहेरिटेड और लर्नड क्वालिटीज़ के लिए। जैसे कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी, उनसे भी आपकी पर्सनैलिटी मेज़र की जा सकती है। कुछ क्वालिटीज़ आप सीखते हो, बाहर से सीखते हो, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी अलग बन जाती है। ये पर्सनैलिटी के बारे में पूरी डिटेल थी। इसके बाद में हम देखने वाले हैं अलग अलग जो डेफिनेशंस दे रखी हैं पर्सनैलिटी की, वो आपके सिलेबस में वोरेन, एनल मुन, ऑगबर्न, जेपी, गिलफोर्ड और आरबी कैटल की डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशन एज इट इज़ आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अगर आपको पूछ लें तो ध्यान में रखना है। जैसे कि वोरेन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कोई कीवर्ड आप पकड़ लीजिए, जैसे कि ह्यूमन बीइंग किसी के अंदर नहीं है, तो ह्यूमन बीइंग जहाँ कहीं भी आ जाए आप वोरेन की जो डेफिनेशन है उसको पकड़ सकते हो। एनएल मुन है, उसके अंदर कोई ऐसा एक आपको वर्ड मिलेगा, कीवर्ड आपको पकड़ने हैं। आप पर्सन्स जो स्ट्रक्चर है उसको पकड़ सकते हो। ओगबर्न और निमकॉफ है, इसमें पर्सन्स की जो फीलिंग है उसको आप देख सकते हो, और पर्सन्स के जो यूनिक पैटर्न है वो आपको गिलफोर्ड के अंदर मिलेगा। आरबी कैटल की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आपको प्रेडिक्ट मिलेगा। ऐसे कीवर्ड आपको पकड़ने हैं ताकि आपकी जो एमसीक्यूज के अंदर अगर डेफिनेशन आती है तो वो आपको करने के लिए इजी हो जाए। इसके बाद में हम डायमेंशंस देखेंगे पर्सनैलिटी की। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा जन्म है, हमारी बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है एडोलसेंस के अंदर, जब हमारी बॉडी के अंदर मेजर चेंजेज आते हैं। हमारी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है जब हम एडोलसेंस के जो एज है उसके अंदर एंटर करते हैं। बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जैसे कि फिजिकल है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल और स्पिरिचुअल। ये अलग अलग एस्पेक्ट हमें बिहेवियर के देखने को मिलते हैं, और इन सभी से जो मिलकर हमारी क्या बनती है, पर्सनैलिटी बनती है। इनको हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल डायमेंशन की, तो फिजिकल डायमेंशन में हम क्या आते हैं, हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी बॉडी रहे, गुड अपीयरेंस। गुड अपीयरेंस का मतलब है, कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों के कंधे झुके हुए रहते हैं, उनका खड़े होने का स्टाइल बहुत ही अजीब सा रहता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें फिजिकल डायमेंशन के अंदर आती हैं। अगर हम इसके अंदर पॉइंट वाइज बात करें, सबसे पहला आता है आपका फिजिकल कल्चर। आपकी जो हैबिट्स हैं, जैसे कि आप कैसा खाना खाते हो, आप कितना अच्छे तरीके से सोते हो, आपका पोस्चर क्या है, कितना आप रेस्ट करते हो, रिलैक्स करते हो, ये सभी आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो करते हैं। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट, आप अच्छी नींद लोगे, खाना खाओगे, रेस्ट करोगे, आप अच्छे पोस्चर में खड़े होते हो, बैठते हो, उससे आपका फिजिकल कल्चर अच्छा होता है, उससे आपकी फिजिकल डायमेंशन भी अच्छी होगी। इसके बाद में कुछ आपकी फिजिकल क्वालिटीज़ हैं। फिजिकल क्वालिटीज़ में क्या आ गया, आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, आपका जो एंडोरेंस या फिर स्टेमिना है, आप कितने फ्लेक्सिबल हो, बैलेंस कितना अच्छा है। एंडोरेंस ये इम्प्रूव हो सकती हैं एक्सरसाइज से, जैसे कि योगा हम कर सकते हैं, जिम्नास्टिक कर सकते हैं, एक्रोबैटिक्स कर सकते हैं, इससे आपकी फिजिकल क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती हैं। और ये कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ये जो 4-5 आपके सामने दे रखी हैं। इसके बाद में फिजिकल कैपेसिटी या फिर स्किल की अगर हम बात करें, तो अलग अलग एबिलिटी होती हैं हमारे अंदर। स्पीड है, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। इससे क्या है, आपका जो बॉडी वर्क है वो एफिशिएंटली रहेगा। और लास्ट में हमारा आता है फिजिकल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब आसपास का आपका इन्वायरमेंट कैसा है, उससे भी आपकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। ये पूरा फिजिकल डायमेंशन है। इसके अंदर आप कैसा खाना खाते हो, आसपास का आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी फिजिकल क्वालिटीज़ कैसी हैं, स्किल्स कैसी हैं, और कैसे आप उनको इम्प्रूव करते हो, ये पूरा फिजिकल डायमेंशन के अंदर आता है।
इसके बाद में इमोशनल डायमेंशन है। इमोशनल डायमेंशन में हम कोई भी जो हमारे सामने सिचुएशन आती है उसमें हम कैसा फील करते हैं और उस सिचुएशन में हम कैसा रिस्पोंड करते हैं, ये हम देखते हैं इमोशनल डायमेंशन में। अब आप पूछोगे कि इमोशंस कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर लव, जेलेसी, एंगर और फियर, ये आपकी पर्सनैलिटी के क्या हैं, इमोशंस हैं। इफ समवन इज इमोशनली स्टेबल, अगर कोई इमोशनली स्टेबल है, देयर पर्सनैलिटी इम्प्रूव्स, उनकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। क्योंकि आप किसी को भी देखकर जेलस हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, आपको डर लगने लग जाता है, इसका मतलब आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो। आपको कम फर्क पड़ना चाहिए, उससे क्या होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बढ़ेगी। स्पोर्ट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, इमोशंस प्ले ए की रोल एज प्लेयर फेस डिफरेंट सिचुएशंस। कई बार हमें देखने को मिलता है सामने वाली जो टीम है या फिर जो आपका ओपोनेंट है वो आपको इमोशनली वीक करने की कोशिश करते हैं। उस उनसे आपको वीक नहीं होना है, कमज़ोर नहीं होना है। आप जितने ज़्यादा इमोशनली स्टेबल रहोगे उतने ही आप उस स्पोर्ट के अंदर अच्छा कर पाओगे। यंगर चिल्ड्रन हैव लिमिटेड इमोशनल एक्सप्रेशन, छोटे बच्चे होते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमारे जो इमोशंस हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेकर देखें तो एथलीट्स में फील हैप्पी व्हेन दे विन, जब एथलीट्स जीतते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो हारते हैं तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। इमोशनल कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ये हमें सिखाया भी जाता है कि हमें जीत और हार में सेम रहना चाहिए। ठीक है, आप हारते हो, थोड़ा दुख होगा, थोड़ी टेंशन भी होती है, होनी भी चाहिए क्योंकि आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी है। लेकिन आप जीत के साथ खुश भी होते हो, दोनों ही चीज़ें आपके साथ चलती हैं। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको अगर इमोशनली स्टेबल रहना आ गया, इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो गई। 2-3 दिन नींद भी नहीं आएगी, कोई बात नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ज़रूरी भी है। क्योंकि ऑप्टिमम लेवल का जो स्ट्रेस है वो हमेशा अच्छा कहा गया है। ऑप्टिमम लेवल मतलब ना तो ज़्यादा हाई, ना ही ज़्यादा लो। जो मीडियम लेवल का स्ट्रेस है, मीडियम लेवल का फ़ियर भी होना चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए, थोड़ी बहुत जेलसी भी आपके अंदर होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए। ये सभी ऑप्टिमम लेवल के ही होने सही रहते हैं। ये ज़्यादा हाई हैं या फिर ज़्यादा लो हैं, इसका मतलब आप इमोशनली अनस्टेबल हो और ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा है। इसके बाद में थर्ड हम बात करें अगर सोशल डायमेंशन की, तो इसके अंदर क्या-क्या फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, हम अपने जो रिलेशनशिप हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे बिल्ड करते हैं, ये सभी हमें सोशल डायमेंशन के अंदर आती हैं। ये अगर आप बात करें तो सोसाइटी में एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनसे मिलते हैं। आप अपने घर वालों से कैसे मिलते हो, दोस्तों से किस तरीके से बात करते हो, कैसे आप उनसे अपने रिश्ते निभाते हो, ये सभी सोशल डायमेंशन के अंदर आते हैं। और क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या-क्या स्किल्स होती हैं सोशल डायमेंशन में, तो इनमें एक तो ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पर विश्वास, कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना और रिस्पेक्ट। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये हमें सोशल डायमेंशंस के अंदर देखने को मिलते हैं। ये आपके अंदर होने बहुत ज़रूरी हैं। सोशल क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें जैसे कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके मोरल्स कैसे हैं, आपको अच्छे मैनर्स हैं क्या, आप फ्रेंडलीनेस हो क्या, एक दूसरे के साथ आप मित्रता कर सकते हो, फ्रेंड बन सकते हो क्या, ये डेवलप होते हैं इंटरेक्शन करने से दूसरों के साथ। दूसरों के साथ जब आप बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, एक दूसरे से मिलते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है उससे। एक दूसरे में आपको फ्रेंडलीनेस फ़ील आती है, एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, मैनर्स आप सीखते हो और मॉरल्स आपको देखने को मिलते। स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम बात करें, तो सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो नेगेटिव बिहेवियर है, जैसे कि रेसिज़्म और चीटिंग है। रेसिज़्म मतलब आप किसी प्लेयर को उसकी जो अपीयरेंस है उसके थ्रू आप क्या करते हो, उसको उसका मज़ाक उड़ाते हो। जैसे कि आपके सामने कोई कलर कॉम्बिनेशन है, उसका आप मज़ाक उड़ाते हो, ये काला है, ये गोरा है, ये इस तरीके का है, इसके बाल ऐसे हैं, तो वो रेसिज़्म हो गया। और चीटिंग आप अगर करते हो, तो ये भी आपका एक नेगेटिव बिहेवियर आ गया। इसके लिए
सोशल डायमेंशन स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल और मेंटल डायमेंशन। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन की अगर हम बात करें तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है और उसकी स्टेबिलिटी कितनी बढ़िया है। ये जो डायमेंशन है इससे आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ये होता है। कैसे? आपका जो इंडिविजुअल है, आप सोचते कैसे हो, प्लान कैसे करते हो, अपने डिसीजंस कैसे लेते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। कोई भी आपके सामने सिचुएशन आ गई, आपकी टीम मान लो हारने वाली है, उस टाइम पर आपको क्या प्लान बनाना चाहिए, आपके डिसीजंस मैटर करेंगे। मान लीजिए आप टीम के कैप्टन हो, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। इसीलिए आपका मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। मेंटल एबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, आप किस तरीके से सोचते हो, चीज़ों को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, और आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके इम्प्लीमेंट कितना अच्छे तरीके से कर पाते हो, ये आपकी मेंटल एबिलिटीज़ है। कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो और आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आई है कि जो सामने वाली टीम है उसमें एक जो बॉलर है वो कमज़ोर है। अब वो जो बॉलर कमज़ोर है उसके ऊपर अटैक करना है, उसको अच्छे तरीके से खेलना है। लेकिन आप इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करने के बाद अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, अपने खिलाड़ियों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते। तो क्या होगा? आप मेंटली अनस्टेबल हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर बात करें तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेटजीज बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं, और मैच के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को या फिर अपनी टीम को अडेप्ट करना पड़ता है। अडेप्ट करने का मतलब कई बार टीम बहुत मजबूत आ गई, उसमें आपको अपना जो मेंटली स्टेबलनेस है उसको लूज़ नहीं करना है, आपको वैसे ही रहना है और अपने गेम के अंदर ध्यान देना है। स्पोर्ट्स आपको यही तो चीज़ें सिखाता है कि आपके सामने कोई टफ एग्ज़ाम आ गई, उस एग्ज़ाम को आप क्लियर कैसे करोगे? तभी कर पाओगे जब आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो एक अच्छे लेवल पर रहेगा। आप अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते, और दिमाग को आपने इस तरीके से बना रखा है कि कोई भी सिचुएशन आए उसमें आप अच्छे तरीके से सोच सको और एनालाइज़ कर सको सभी इन्फॉर्मेशंस को। इसके बाद में आती है स्पिरिचुअल डायमेंशन। इसके अंदर क्या होता है? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड वंस पर्पस। आपका पर्पस क्या है और आप अपने आप को कितना समझते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आपको नॉलेज होना चाहिए। ये हमें क्या देता है? एक डायरेक्शन देता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देता है कि व्हाट मेक्स अस हैप्पी, हमें क्या खुश रख सकता है, या फिर हमारा गोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी आप 12th क्लास में हो, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए? उस गोल को आप अचीव कैसे करोगे, इसका आपको पता होना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको क्या चीज़ खुश रखती है? आपको कौन-सा गेम खुश रख सकता है? घरवालों से बात करना आपको खुश रख सकता है, नहीं रख सकता? आपको वो फाइंड आउट करना है। उसी का नाम होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में हम और क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब है अपने अंदर झाँकना, अपनी कमियों के बारे में पता होना चाहिए, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कई बार हम मेडिटेशन का भी सहारा लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, और रिफ्लेक्शन, ये हेल्प करते हैं हमारा जो डायमेंशन है स्पिरिचुअली उसको इम्प्रूव करने का। स्पिरिचुअलिटी क्या है? अबाउट फीलिंग कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, और फॉलोइंग यूनिवर्सल वैल्यूज़, जैसे कि पीस है, हार्मनी है और इक्वलिटी है। स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि पूरी दुनिया एक जैसी है, वो एक सेम जो लाइन है उसके ऊपर बैठी हुई है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, और हम पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट करना, उसको मिला जुला कर रखना, और इक्वलिटी, इन सभी बातों की हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर बात करते हैं। अब ये स्पोर्ट्स के अंदर कैसे हमें हेल्प करती है? स्पोर्ट्स ऑफर नॉट जस्ट कंपटीशन। स्पोर्ट्स के अंदर हम ओनली कंपटीशन की बात नहीं करते, क्योंकि कंपटीशन के अलावा भी एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत सारी चीज़ों से जूझता है। ये क्या करता है? आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी करवाएगा। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब आपने कोई टूर्नामेंट जीत लिया,
तो उसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ठीक है मैंने अच्छा किया। लेकिन कई बार आप हार जाते हो, तो उसमें भी आपको सेटिस्फाई रहना है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अंदर झांकना है कि मेरी क्या कमियां रह गई और मेरा अब क्या गोल होना चाहिए और कैसे मुझे वो अचीव करना है। इससे क्या होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। आई होप आपको ये पांचों डायमेंशन समझ में आई होंगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कार्ल जुंग। ये कार्ल जुंग, इसको कार्ल यंग और कार्ल जंग, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। इनके बारे में हमें दे रखा है कि इनके टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट थे बहुत ही फेमस, और डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी या फिर मेंटल ट्रेट, उसके ऊपर इन्होंने क्या दिए हैं, टाइप्स दिए हैं। और जो पीपल हैं, लोगों को इन्होंने कैसा वो सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर रखा है। वो जो कैटेगरी है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इनको देखेंगे, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इन्होंने जो भी कैटेगरी की है उसमें क्या है, दोनों में कंपैरिजन किया है, तो उस कंपैरिजन को हम देखने वाले हैं। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हमारे जो एक्सप्रेस हैं देयर एनर्जी, हम या फिर कोई भी पर्सन अपनी एनर्जी को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको कैसे लोगों को बताता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सट्रोवर्ट की, तो ये फोकस करते हैं अपनी एनर्जी को आउटसाइड दी वर्ल्ड बताने की। मतलब इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन रहते हैं, जो भी बातें रहती हैं, वो बता देते हैं, अपने अंदर नहीं रखते। ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ओपन रहते हैं, कोई भी बात है वो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो बातें करते हैं। ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा फ्रेंडशिप निभा सकते हैं, सोशिएबल होते हैं, मतलब दोस्त जल्दी बना लेते हैं, तो सोशिएबल होंगे, इनसे लोग बात ज़्यादा करेंगे। और इन्जॉय बीइंग अराउंड अदर्स, एक दूसरे के साथ जब होते हैं, जब ये ग्रुप में होते हैं, उससे क्या है, उस कंपनी को ये इन्जॉय करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे को देखकर अच्छा लगते हैं, दोस्त जल्दी बना लेते हैं और अपनी बात को जल्दी कह देते हैं, ऐसे होते हैं एक्सट्रोवर्ट। दूसरा है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी बातों को अंदर रखते हैं और उनके जो थॉट्स हैं और फीलिंग है वो किसी के साथ वो शेयर नहीं करते, अपने अंदर ही उन चीज़ों को दबा कर रखते हैं। ये काफ़ी रिजर्व नेचर के होते हैं, चुपचाप रहते हैं और कोशिश करते हैं अपने टाइम को अपने साथ ही स्पेंड करना, दूसरों के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करते, या फिर उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, एक या दो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ही अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। ये दोनों कैटेगरी हो गई। एक्सट्रोवर्ट का जस्ट ऑपोजिट होता है इंट्रोवर्ट। इसके बाद में एक और कैटेगरी आती है एम्बीवर्ट। ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की जो ट्रेट्स है उसके अंदर बैलेंस बनाने का काम करते हैं। इसका मतलब है एक पर्सन के अंदर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज़ हैं। कई बार ये स्विच कर लेते हैं, जब उनको अच्छा लगता है तब तो वो एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, और कई बार वो सोचते हैं कि मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, मैं थोड़ी देर चुप रहना चाहता हूँ, तो वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये स्विच करते रहते हैं। तो ये हमने देखा एक इंसान किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइप थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन। इस टाइप के अंदर है हाउ पीपल परसीव और टेक इंफॉर्मेशन। कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो कोई भी पर्सन किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है, लेता है। सबसे पहले बात करें तो सेंसिंग की, तो पीपल हु रिलाई ऑन सेंसिंग गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड यूजिंग देयर फाइव सेंसेस। कोई भी जो सिचुएशन है, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी जानकारी है, वो पर्सन अपने जो पांच सेंसेस होते हैं उनसे लेता है। कौन कौन से हैं, हम किसी को देखकर इंफॉर्मेशन लेते हैं, टच करके, स्मेल करके, हियरिंग और टेस्ट। ये पांच हमारे सेंसेस हैं। दे आर प्रैक्टिकल एंड फोकस ऑन व्हाट्स रियल एंड प्रेजेंट। उनके सामने जो हो रहा है उसी से वो अपने आप की जो इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं। जो उनको दिखाई देता है उसी को वो सच मानते हैं। जैसे कि उनको अगर कोई बोल दें कि भगवान होता है तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अगर हम नहीं देखेंगे तो उसको नहीं मानेंगे। इस तरीके से वो बातें करते हैं। और कोई भी जो उनके सामने प्रोडक्ट है उसको स्मेल कर लिया मान लिया उन्होंने, तब उनको
ये एहसास होगा कि ये अच्छा है। किसी के बारे में सुन लिया तभी वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। इसका मतलब वो सेंस करते हैं। कोई भी बात है उनके सामने आपने बोल दी, अगर वो प्रैक्टिकली सही नहीं है तो उस बात को वो नहीं मानेंगे। इसके कंपैरिजन में या फिर इसके ऑपोजिट एक होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब आपके अंदर से जो फीलिंग्स आती हैं, इंस्टिंक्ट आती हैं, आपके इनर जो फीलिंग्स हैं वो होती हैं। ये फोकस करते हैं आइडियाज़ के ऊपर, पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर और इमेजिनेशन के ऊपर। कोई भी आपने आइडिया दिया मान लीजिए, उस आइडिया को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वो हुआ नहीं है। एक आइडिया दिया आपने, कोई भी आइडिया दिया मान ले, कोई भी आइडिया दिया मान लीजिए, जैसे कि आपकी स्टडी का कोई उन्होंने प्लान बनाया कि इस तरीके से हम स्टडी को प्लान कर सकते हैं। सुबह उठकर अगर आप चाय पीते हो, सुबह उठकर आप गर्म पानी पीते हो, अलग अलग आइडियाज़ दिए, तो ये तो आपकी अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसके ऊपर पूरी बात हो गई। पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि अगर मैं 10 घंटे या फिर 12 घंटे स्टडी करता हूँ तो मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सच नहीं है। और एक हद इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में आप कुछ भी कर सकते हो कि जैसे मेरी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा, ये आपकी इमेजिनेशन हो सकती है। ये सारी जो बातें हैं, ये क्या है, प्रैक्टिकली नहीं है। अभी तक जो बातें हुई हैं, ये प्रैक्टिकली आपके सामने नहीं हुई। आप अंदर से उन बातों के बारे में सोचते हो, आपकी इनर फीलिंग्स होती हैं, आपके इंस्टिंक्ट होती हैं। लेकिन इसके ऑपोज़िट जो सेंसिंग है, वो आप देखते हो, आपने जो महसूस किया है, आपने टेस्ट किया है, आपने कुछ सुना है, टच किया है आपने किसी चीज़ को, उसको ही सेंस करते हैं। तो सेंसिंग है प्रैक्टिकल अप्रोच और इंट्यूशन क्या है, आपकी इमेजिनेशन अप्रोच। इसके बाद में नेक्स्ट है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। इसके अंदर क्या है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोसेस करते हैं और कैसे अपना डिसीजन बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम थिंकिंग की बात करें, पीपल हु यूज थिंकिंग मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। कोई भी हमारे सामने अगर हमें सिचुएशन मिलती है तो उसके ऊपर जब हमें कोई डिसीजन बनाना हो तो हम उसके अंदर लॉजिक और फैक्ट्स देखने की कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा डिसीजन बनाते हैं। ऐसे ही कोई बात बोल दी, उसके ऊपर हम डिसीजन नहीं बनाएंगे। वो क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन है उसको एनालाइज करते हैं बहुत ही केयरफुली और ऑब्जेक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग की मतलब है कि इस चीज़ का या फिर इस सिचुएशन का एक ही आंसर होगा। एक आंसर कब होगा, जब आप उसके अंदर लॉजिक लगाओगे, और लॉजिक लगाकर जब आप डिसीजन लेते हो वो आपकी थिंकिंग के अंदर आती है। लॉजिक का मतलब ये है कि आपके सामने मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में से आपके 90 अबव अगर सही होते हैं तो आपका कोई पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो सकता है। ये लॉजिक है। और फैक्ट की अगर बात करें तो लास्ट की जो 5 साल में जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उनके अंदर कट ऑफ 80 से अबव नहीं गई, तो इसके अंदर जो चांसेस हैं आपके वो अच्छे हो जाते हैं। वो थिंकिंग की बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो लॉजिक ये है कि आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, और फैक्ट आपने चेक कर लिए लास्ट 5 या 10 साल के जो कट ऑफ है उसको एनालाइज किया, उसमें आपकी कट ऑफ 80 से अबव नहीं रही, लेकिन अब की बार आपके 90 अबव नंबर आ रहे हैं। तो ये आपने लॉजिक और फैक्ट को देखते हुए एक अपना क्या बना लिया, डिसीजन बना लिया। ये थिंकिंग की बात करते हैं, ये दिमाग से सोचने की बात है। फीलिंग्स में ऐसा नहीं करते हम। फीलिंग्स में क्या करते हैं, अपने डिसीजन हम क्या फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। वो आपका किस तरीके से होगा, आपके इमोशंस के ऊपर होगा, पर्सनल आपकी वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग फीलिंग्स काम करती हैं। ये सबसे ज़्यादा किस तरीके से फोकस करते हैं, हाउ डिसीजंस विल अफेक्ट अदर्स एंड आर एम्पैथेटिक, ये इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि कोई भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है, आपके सामने मान लीजिए 2 पर्सन हैं, वो अच्छी पढ़ाई करते हैं। एक है वो एक्सट्रोवर्ट है, वो बहुत ज़्यादा बातें करता है लेकिन पढ़ाई अच्छी करता है। एक है इंट्रोवर्ट। अब इन दोनों को देखकर किसी को फीलिंग आ गई कि एक्सट्रोवर्ट है उसका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, इंट्रोवर्ट का सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि आपने किस तरीके से किया, आपको एक फ़ील आई, आपको फीलिंग आई कि हम इस तरीके से इनको देख सकते हैं। ये हमारा देखने का नज़रिया है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन हमारी फीलिंग्स की बात करते हैं इसके अंदर। थिंकिंग में हम लॉजिक की बात करते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये ध्यान में रख सकते हो आप।
इसके बाद में है जजिंग और परसीविंग। ये जो टाइप है ये है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोसेस करते हो। सबसे पहले है जजिंग। पीपल विद ए जजिंग स्टाइल लाइक टू प्लान और ऑर्गेनाइज देयर लाइफ्स। जो जजिंग स्टाइल के जो पर्सन्स होते हैं वो अपनी जो लाइफ है उसको क्या करते हैं, प्लान करते हैं और सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ये क्या करते हैं, दे प्रेफर स्ट्रक्चर एंड लाइक टू मेक डिसीजंस इन ए क्लियर एंड ऑर्डरली वे। ये ध्यान रखते हैं चीज़ों को, सभी जो चीज़ों को प्लान करके रखते हैं। प्लान का मतलब ये मान लीजिए जो डेली रूटीन है वो मॉर्निंग से लेकर आपका नाइट तक क्या रहने वाला है उसको प्लान करेंगे और ऑर्डरली सभी चीज़ों को करेंगे। ब्रेकफास्ट कब करना है, लंच किस टाइम पर होगा, डिनर किस टाइम पर होगा, एक्सरसाइज कब करनी है, घर पे बात कब करनी है, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, ऑर्डरली ऑर्गेनाइज करते हैं और इनके जो डिसीजंस हैं वो क्लियर रहते हैं। इसके ऑपोजिट जो परसीविंग रहते हैं, पीपल विथ परसीविंग स्टाइल आर मोर फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। ये क्या करते हैं, कुछ भी प्लान नहीं करते, ये अपनी जो डिसीजंस हैं या फिर अपनी प्लानिंग है, अपना शेड्यूल है, ये चेंज कर लेते हैं। ये थोड़े से फ्लेक्सिबल टाइप के रहते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप का जो प्लान है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए विंटर्स चल रही हैं तो विंटर्स के अकॉर्डिंग ये प्लान कर लेंगे कि जो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ हैं इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन जो जजिंग पर्सन्स हैं वो चेंज नहीं करते, वो अपने डिसीजंस पे, अपने प्लान्स पे स्टक रहते हैं। ये परसीविंग वाले जो पर्सन है ये क्या कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं थोड़े ये, और फ्लेक्सिबल रहने से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस को डिसीजन बना लेते हैं। दे लाइक टू कीप देयर ऑप्शंस ओपन। इनके ऑप्शंस ओपन रहते हैं क्योंकि कभी भी ये चेंज कर सकते हैं, इनके ऑप्शंस कभी भी सेम नहीं रहते। प्रिफेयर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विदाउट स्ट्रिक्ट प्लान। इनका क्या होता है, कोई भी स्ट्रिक्ट प्लान नहीं रहता, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर वो बात करते हैं। कई बार तो इनका जो रूटीन है वो देखने को मिलता है कि मॉर्निंग रूटीन है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, कई बार वो लेट नाइट पढ़ते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, कोई भी प्लान इनके स्ट्रिक्ट नहीं रहते। कई बार दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं, कई बार ये 15 घंटे की स्टडी भी कर लेते हैं। इस तरीके से आप इन दोनों को समझ सकते हो। इसके बाद में अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो छोटे छोटे की पॉइंट्स में आप इनको इजीली अगर समझना चाहो तो सबसे पहले हमने देखा था एक्सट्रोवर्ट, ये आउटगोइंग होते हैं और सोशिएबल होते हैं। इसके बाद में इंट्रोवर्ट्स रिजर्व नेचर के होते हैं और ये सॉलिट्यूड मतलब एकांत में रहने की कोशिश करते हैं। एम्बीवर्ट इन दोनों का क्या होता है, बैलेंस होता है। सेंसिंग में क्या होता है, रियल वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंस के थ्रू वो एक्सेप्ट करते हैं। इंट्यूशन में वो आइडियाज़, इंस्टिंक्ट और इमेजिनेशन के अंदर फोकस करते हैं। थिंकिंग में हम लॉजिकल बात करेंगे और फैक्ट बेस्ड हम डिसीजन बनाते हैं। फीलिंग्स के अंदर हमारे जो इमोशंस हैं उसके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। जजिंग के अंदर हमारा जो प्लान है वो स्ट्रक्चर रहेगा और ऑर्गेनाइज हमारी अप्रोच रहती है। परसीविंग के अंदर हम फ्लेक्सिबल रहते हैं और स्पॉन्टेनियस अप्रोच रहती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब हम कभी भी हमारे प्लान्स हैं, हमारे जो शेड्यूल हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये समरी थी जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद में पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स हैं या फिर बिग 5 जो थ्योरी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। यह बिग 5 थ्योरी पर्सन्स की जो बिहेवियर और इमोशंस है उसके अकॉर्डिंग बिग 5 थ्योरी को डिज़ाइन किया गया है। बिग 5 में 1 2 3 4 5 आप ओशियन से इसको याद कर सकते हो। ओशियन में सबसे पहले जो ओ है उसका आता है ओपननेस, इसके बाद में सी है ये कॉन्शियसनेस आता है, इसके बाद में ई का मतलब है एक्स्ट्रावर्जन और एग्रीएबलनेस है, ए का मतलब, एन का मतलब है न्यूरोटिसिज्म। एक एक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ओशियन में अगर ओ की बात करें, ओ से आता है ओपननेस, इसका मतलब हो गया ये जो इंसान है, ये जो पर्सन्स हैं ये इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस रहते हैं। क्यूरियस मतलब कोई भी जानकारी इनको लेनी होती है उसके लिए वो जिज्ञासु रहते हैं, जानने की इच्छा रहती है। ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, नए एक्सपीरियंस उनको करने होते हैं क्योंकि वो ओपन है। ओपन मतलब जो भी आइडियाज़ हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं,
ये क्रिएटिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, जहाँ कहीं भी इनको अगर घूमने के लिए या फिर कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने के लिए बोला जाए तो ये तैयार रहते हैं। विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स, नई जो चीज़ें हैं उनको टेस्ट करने में या फिर उनको एक्सपीरियंस करने में उनको प्रॉब्लम नहीं रहती, ये उसको अच्छा मानते हैं। और इंटरेस्टेड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये क्या रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो ओपन नेचर है, ये इमेजिनेटिव है, सोचते बहुत है, अच्छा सोचते हैं और क्यूरियस भी होते हैं, ये ओपननेस है। इसके बाद में है कॉन्साइसनेस। दिस ट्रेट रिफ्लेक्ट्स हाउ रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड ए पर्सन इज। कोई भी पर्सन कितना रिस्पॉन्सिबल है और कितना ऑर्गेनाइज्ड है, वो क्या होता है, कॉन्शियसनेस की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो कोई पर्सन कितना ज़्यादा हाई कॉन्शियसनेस है, वो क्या रहेगा, थॉटफुल रहेगा, सोचता ज़्यादा है, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। अपना जो गोल है उसको कभी नहीं भूलते, उसी के ऊपर काम करते हैं। ये मैनेज करते हैं अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से। ये ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रहने का मतलब इनका ड्रेसिंग सेंस, इनके रहने के तरीके, ये सभी ऑर्गेनाइज आपको मिलेंगे। ये जब बैठते हैं वो भी पूरा ऑर्गेनाइज रहता है, स्टडी करते हैं वो भी ऑर्गेनाइज रहते हैं। उनका पूरा क्या रहता है, एक प्लान रहता है जिसको वो मैनेज करते हैं। पे अटेंशन टू डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स आती हैं उनको अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी क्लास में फर्स्ट की जो बेंच है, फर्स्ट की जो 2-3 बेंचेज हैं, उनमें ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन टीचर के द्वारा दी जाती है उसको वो लिख लेते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। मान लीजिए किसी टीचर ने बोला कि कल टेस्ट होगा, टीचर भूल जाता है लेकिन इनको याद रहता है, टीचर को याद दिला देते हैं और फिर क्या होता है, टेस्ट होता है और टेस्ट के बाद में आपको नंबर सुनने के बाद रिवॉर्ड भी कई बार मिल जाता है जिनके नंबर कम आते हैं। तो वो जो पर्सन्स हैं वो कॉन्शियसनेस की कैटेगरी के अंदर है। इसके बाद में है एक्स्ट्रावर्जन। इसका मतलब क्या है, ये हाउ आउटगोइंग एंड सोशिएबल ए पर्सन इज। कोई जो पर्सन है कितना सोशिएबल है और आउटगोइंग है। आउटगोइंग मतलब लोगों से मिलना उसको अच्छा लगता है, दूसरों से बात करना अच्छा लगता है, ये होते हैं एक्स्ट्रावर्जन। क्वालिटीज़ क्या हैं, ये एंजॉय बीइंग अराउंड अदर्स, एक दूसरे के आसपास या फिर लोगों के आसपास होना इनको अच्छा लगता है। ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और असर्टिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कोई भी बात इनको बोली उस पर इनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है। ये कंफर्टेबल फील करते हैं सोशल सेटिंग के अंदर। बहुत सारे लोग हैं या फिर पब्लिक गैदरिंग है, वहाँ पर वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। आसपास इनको बहुत सारे लोग चाहिए। लव एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व पीपल, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनको ये ज़्यादा पसंद करते हैं, वो होते हैं एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन या फिर एक्सट्रोवर्ट, ये दोनों ही सिमिलर हैं, एक जैसी चीज़ें हैं ये दोनों। हमने देखा था ना एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एक्स्ट्रावर्जन सेम है। इसके बाद में है एग्रीएबलनेस, फोर्थ है। दिस ट्रेट शोज हाउ कोऑपरेटिव एंड काइंड ए पर्सन। एग्री होने का मतलब आप किसी की बात से कितना एग्री हैं, यह है यहाँ पर एग्रीएबलनेस। कोई पर्सन कितना सपोर्टिव है, कोऑपरेट कितना करता है, एक दूसरे की हेल्प कितना करता है और कितना वो काइंड है, ये आता है एग्रीएबलनेस। नाम से ही आपको शो हो रहा होगा। क्वालिटीज़ की अगर बात करें, ये जो पर्सन है ये ज़्यादा ट्रस्टिंग होते हैं, आप विश्वास कर सकते हो, ज़्यादा केयरिंग होते हैं और इनका जो नेचर है वो क्या होता है, फ्रेंडली नेचर होता है। दे गेट अलोंग वेल विद अदर्स, दूसरे के साथ वो अच्छा बिहेव करते हैं, हेल्पफुल होते हैं और डिपेंडेबल होते हैं, उन पे आप विश्वास कर सकते हो। इसके बाद में है न्यूरोटिसिज्म, ये इमोशनली स्टेबल होते हैं। क्वालिटीज़ की अगर बात करें तो ये मोर एंक्सेक्सियस होते हैं, मूडी होते हैं और एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट मूड स्विंग। इसका मतलब हो गया कि ये थोड़े से चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि जो न्यूरोटिसिज्म है वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को मेजर करती है। ये ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, मूडी रहेंगे, कई बार इनका मूड अच्छा होता है, कई बार मूड खराब रहता है, तो वो काम को नहीं करते। और एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, इनकी मूड स्विंग्स हमें देखने को मिलते हैं, कई बार गुस्से में रहते हैं, कई बार खुश रहते हैं। दे आर मोर लाइकली टू फील स्ट्रेस्ड एंड वरीड, ये ज़्यादातर क्या रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। कि न्यूरोटिसिज्म, न्यूरो का मतलब दिमाग हो गया, तो दिमाग से रिलेटेड इनको
थोड़ी सी कई बार हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये बिग 5 थ्योरी थी जो कि इम्पोर्टेंट है। ये जो थ्योरी है ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स के ऊपर है। ये पांचों जो हैं थ्योरी ये आपको यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल रही हैं। इसके बाद में हम की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने देखा ओपननेस। ओपननेस जो होती है वो क्या होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं और नए एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए ओपन रहते हैं। कॉन्शियसनेस वाले ऑर्गेनाइज, रिस्पॉन्सिबल और गोल ड्रिवन रहेंगे। एक्स्ट्रावर्जन और एक्सट्रोवर्ट सेम है। सोशिएबल, आउटगोइंग और एनर्जेटिक रहते हैं। एग्रीएबलनेस के अंदर ट्रस्टवर्दी, काइंड और कोऑपरेटिव पीपल हमें देखने को मिलते हैं। न्यूरोटिसिज्म के अंदर इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं। अनेक्सियस मतलब चिंतित रहते हैं और इनको हमें मूड स्विंग्स देखने को मिलती हैं। बार बार इनकी मूड्स हैं वो स्विंग होते रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि मॉडर्न टाइम के अंदर जो पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं वो किस तरीके से हैं, पूछ सकते हैं। ये टाइप ए से लेकर बी, सी और डी हैं। टाइप ए की अगर बात करें तो ये होते हैं कॉम्पिटिटिव नेचर के, हाई अचीवर्स होते हैं और वेरी टाइम कॉन्शियस होते हैं। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव नेचर के रहेंगे वो हमेशा बिजी रहेंगे, ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। और अपने टास्क को एक टाइम के अकॉर्डिंग या फिर एक टाइम को या फिर कम टाइम के अंदर कंप्लीट करना ये फिनिश करते हैं, उसको फोकस रहते हैं। और इजीली बिकम एनर्जी और फ्रस्ट्रेटेड, ये जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं। ये सक्सेस के लिए तैयार रहते हैं और हार्ड वर्क करते हैं ये डेडलाइन को कंप्लीट करने के लिए। मतलब इनके अंदर जो नेचर होती है वो कॉम्पिटिटिव नेचर होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। टाइप बी के अंदर कौन से लोग आते हैं, ये इजी गोइंग लोग होते हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना, कोई भी वो जो बात है उसको आराम से निकाल देना। स्ट्रेस रेसिस्टेंस, स्ट्रेस नहीं होता है इनके अंदर। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, फन लविंग होते हैं और स्ट्रेस को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद में जो सी टाइप है इसमें ज़्यादा सोच विचार वाले इंसान आते हैं, ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। ये अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, कैसे हमें काम करना है और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। ये रिजर्व्ड एंड नॉट वेरी असर्टिव, इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते। सप्रेसिंग देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं और अपनी डिज़ायर्स को भी लगातार दबाते रहते हैं। डिप्रेशन के चांसेस टाइप सी वाले लोगों को ज़्यादा रहती है कंपैरिजन टू टाइप ए एंड टाइप बी। इसके बाद में टाइप जो डी है वो ये पिसिमिस्टिक होते हैं, रेसिस्टेंट टू चेंज, मतलब ये रिजिड होते हैं। चेंज इनको अच्छा नहीं लगता, ये चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को, और जो रूटीन चल रहा है उसी रूटीन पर वो रहने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको चेंज पसंद नहीं है, जो चीज़ चलती आ रही है उसी को वो फॉलो करेंगे। ये अवॉइड करते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस नहीं आने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मिली हुई हैं वही ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं लेते। स्टिकिंग टू व्हाट दे नो, जो वो जानते हैं उसी के ऊपर वो रिलाई करते हैं, नए जानने की भी कोशिश नहीं करते। दिस मेक देम स्किल्ड एट रिपीटेटिव टास्क बट दे ऑफन फील डिप्रेस, ये ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। फ्रॉम बोटलिंग अप देयर इमोशन फॉर टू लॉन्ग, ये इनमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि इमोशंस हैं वो इनके ज़्यादा समय तक दिमाग में रहते हैं और उससे वो डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो ये मॉडर्न डे की पर्सनैलिटी टाइप्स थी, इनको भी आपको ध्यान। इसके बाद में अगर हम स्पोर्ट्स के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, इससे पहले अगर आप देखना चाहो तो पीडीएफ की इस वीडियो की बात करें, पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, स्कूल इंजीनियर का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाए। देखते हैं वापस रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो स्पोर्ट्स के अंदर और पर्सनैलिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे हम लोग। पर्सन्स की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो स्पोर्ट्स से बहुत अच्छे तरीके से बनती है। कैसे बनती है, क्योंकि ये आपका जो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है उसके अंदर हेल्प करता है। ये देखते हैं कैसे करता है कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पर्सन्स का जो कैरेक्टर है वो भी एनहेंस होता है। देखते हैं कौन कौन सी जो पर्सनैलिटी हैं वो डेवलप होती हैं। सबसे पहले तो फिजिकल फिटनेस है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहते हो तो आपका जो फिजिकल है वो स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी
और जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका जो बिल्ट है, फिजिक की बिल्ट है, वो अट्रैक्टिव रहेगा और वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव साइन आपको देगा। आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ गई। इसके बाद में आपकी जो सोशल स्किल्स हैं वो भी अच्छी होती हैं, क्योंकि आप अपने टीम के मेंबर्स के साथ बॉन्ड करते हो, दूसरे टीम के जो मेंबर्स हैं उनसे मिलते हो, आपको एक दूसरे से बात करना आ जाता है। इससे जो आपके थॉट्स हैं वो किस तरीके से आप शेयर करते हो, एक दूसरे को कोऑपरेट कैसे करते हो, ऐसे जो सोशल इंटरेक्शन है वो आपके स्पोर्ट्स से इम्प्रूव होते हैं। स्ट्रेस आपका रिड्यूस होता है, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी और डिप्रेशन आपको नहीं आएगा। क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से डील करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है, क्योंकि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो और ये आपकी पर्सनैलिटी और ओवरऑल जो वेलबींग है उसके अंदर हेल्प करेगा। ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप टाइम से आते हो, टाइम से जाते हो, खाने का टाइम आपका फिक्स है, ट्रेनिंग करने का टाइम फिक्स है, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपर आप न्यूट्रिएंट्स देते हो, तो जो डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है और ये आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो भी बिल्ड होती हैं, क्योंकि आप लगातार जब खेलते जाते हो तो आपको अपनी टीम को लीड करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आपका जो पर्सन है, आपका जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली स्पोर्ट्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। इसके बाद में ये सिक्स्थ पॉइंट आपका कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस, जो एक प्लेयर है वो डिसीजन लेता है, एक दूसरे के साथ बात करते हैं और एक्शन लेता है। एक्शन लेने का मतलब कोई भी ग्राउंड के अंदर मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद में सेल्फ स्टीम में कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग आपकी इंक्रीज होती है, एजिलिटी, स्पोर्ट्स बिल्ड ए पर्सन सेल्फ स्टीम विच इज़ की टू स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब आप डिसीजन जल्दी ले पाते हो, अच्छे ले पाते हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। उससे क्या है, आपकी क्या है, सेल्फ स्टीम बढ़ती है, आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में फील करते हो। और इम्प्रूव्स प्लानिंग स्किल, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर आप स्ट्रेटजीज बनाते हो गेम से पहले और गेम के बाद या फिर ड्यूरिंग द गेम। आप जब ऐसी स्ट्रेटजीज बनाओगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल और प्लानिंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। आप जहाँ कहीं पर जाओगे उसमें ये बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो ग्रोथ करेगी। ये 8-10 पॉइंट हैं, बाकी पॉइंट्स भी अगर आपके दिमाग में आते हैं तो उनको भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में क्या है, मोटिवेशन की बात करते हैं। 9.1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 9.2 में हम देखेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, एक वर्ड है जो लेटिन से लिया गया है, लेटिन लैंग्वेज है उससे लिया गया है। कौन सा वर्ड है? मूवर। मूवर का मतलब है टू मूव। मोटिवेशन का क्या मतलब है? टू मूव। मोटिवेशन इनर ड्राइव और फोर्स, अंदर की आपकी एक ड्राइव है या फिर एक फोर्स है, एक ताकत है, वो आपको पुश करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। एक पर्सन को अपना गोल अचीव करना है, उसके लिए पुश करने वाला एक फोर्स है, एक ताकत है। ये इंस्पिरेशन है, समथिंग और रीच ए टारगेट, किसी टारगेट पर पहुंचने के लिए क्या है, आपको इंस्पिरेशन बनने का काम करती है, आपको इंस्पायर करता है, उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। दिस फीलिंग हेल्प्स पीपल वर्क हार्ड टुवर्ड्स देयर गोल्स। अगर आप मोटिवेटेड हो तो जो गोल आपको अचीव करना है उसके लिए आप हार्ड वर्क करते हो और ये आपको हेल्प करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, एन एथलीट ट्रेनिंग टू विन ए गोल्ड मेडल इज मोटिवेटेड। अगर किसी प्लेयर को गोल्ड मेडल जीतना है तो उसका जो मोटिवेशन है वो हो गया गोल्ड मेडल, वो अपने आप में मोटिवेटेड रहेगा। ऐसे ही पेरेंट्स में मोटिवेट देयर चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं वो मोटिवेट नहीं रहते, लेकिन उनको एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए, अच्छे
उनको मार्क्स आएँ, उसके लिए उनके पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं कि अब की बार अच्छे नंबर आए तो साइकिल मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा या फिर और कोई उनको रिवॉर्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलग-अलग एरियाज़ में हमारी लाइफ के अंदर। जो बेसिक एक्शंस हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसके लिए भी हमें मोटिवेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि जब हमें भूख लगेगी, तो भूख है वो खाने से मोटिवेटेड है, हमें जो प्यास लगेगी वो पीने से मोटिवेटेड है, पानी से हमारी प्यास बुझेगी। तो हर एक जो हमारी बेसिक या फिर डेली लाइफ के अंदर मोटिवेशन है, उसका इम्पोर्टेंट रोल है। डेफिनेशंस दे रखी हैं मोटिवेशन की, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस आपको इसी तरीके से ध्यान में रखनी है जैसे कि आपको दी हुई हैं। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है मोटिवेशन की। मोटिवेशन अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, जैसे कि फिजिकल फिटनेस, स्किल्स, मेंटल प्रिपरेशन एंड ओवरऑल लाइफ स्टाइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, आपकी जो स्किल्स हैं, अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। इम्पोर्टेंट है क्योंकि वन फैक्टर एन इंडिविजुअल कैन कंट्रोल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर हम अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको हम अचीव कर सकते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर मोटिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टाइप्स अगर देखें तो मोटिवेशन मेनली 2 टाइप का होता है। एक है इंटरनल मोटिवेशन, दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन को हम इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल मोटिवेशन के अंदर ये जो हमारा मोटिवेशन ये हमारे अंदर से आता है। इसका मतलब है आपको बाहर से कोई भी मोटिवेशन या फिर मोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंदर से आता है। कम्स फ्रॉम विद इन द पर्सन, एक पर्सन के अंदर से। द इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू अचीव ए गोल फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। आपका जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है उसके लिए आपका जो मोटिवेशन है वो आएगा इंटरनल मोटिवेशन, बिकॉज इट अलाइंस विद देयर वैल्यूज। आपने कोई गोल बना लिया, अब मान लीजिए आपको एग्जाम क्रैक करना है, उस एग्जाम के लिए जो आपका गोल है उसके लिए आपको किसी से भी नहीं पूछना, क्योंकि आपने जो गोल बनाया है उसके लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, किसी से भी कोई नॉलेज नहीं लेना, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। उस गोल को अचीव करना है, इसका मतलब वो जो मोटिवेशन आपका है वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इट्स ड्रिवन बाय द डिजायर टू इम्प्रूव और अकम्प्लिश समथिंग फॉर वन सेल्फ। खुद के लिए उसको आपको अचीव करना है, वो जो मोटिवेशन आपको मिलेगा वो इंटरनल मोटिवेशन होता है जो आप अपने अंदर से लेकर आते हो। इसके बाद में एक्सटर्नल एक्सटर्नल मोटिवेशन आप और किसी से लेते हो, और किसी से मतलब आपको और कोई बताएगा, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? किसी ने आपकी तारीफ करी, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि उस तारीफ से आपको एक मोटिवेशन मिला। ट्रॉफीज या फिर अवार्ड्स हो सकते हैं, उनसे भी आपको क्या मिला? मोटिवेशन मिला। या फिर पनिशमेंट हो सकता है, कई बार पनिशमेंट से भी मोटिवेशन मिलता है। या फिर अब मुझे मार पड़ने वाली है अगर मैंने उस काम को नहीं किया, तो इस तरीके से एक्सटर्नल मोटिवेशन काम करता है। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, आपके बिहेवियर पर ये दोनों तरीके से इफेक्ट करता है। क्योंकि पनिशमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, इससे नुकसान भी हो सकता है, और प्रेज और ट्रॉफीज से आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। तो इन दोनों में ये फर्क था। इसके बाद में अगर हम टेक्निक्स देखें मोटिवेशन की, तो वो क्या क्या हो सकती हैं कि मोटिवेशन की जो टेक्निक्स या फिर मोटिवेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला तो है नॉलेज ऑफ द गोल। आपका जो गोल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू मोटिवेट समवन इज बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ द गोल दे नीड टू अचीव। सबसे पहले अगर किसी को मोटिवेट करना है या फिर किसी को मोटिवेटेड रहना है तो उनको अपने गोल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है और अब हमें इसको अचीव कैसे करना है। द प्लेयर शुड क्लियरली अंडरस्टैंड द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव। कोई भी जो काम कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से देखें तो एक एथलीट को हमें बताना है कि आपको 100 मीटर क्लियर करनी है सबसे कम टाइम के अंदर, ये उनका गोल हो गया। नोइंग द गोल हेल्प्स देम फोकस एंड वर्क टुवर्ड्स इट। किसी प्लेयर को 100 मीटर की जो रनिंग है, स्प्रिंट है, उसको क्लियर करना है।
अब उसको क्लियर करने के लिए उनको बोला जाता है कि आपको सबसे कम टाइम में करना है, तो उनको गोल मिल गया। जितने कम टाइम में आप करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो अब जो प्लेयर है वो फोकस करेगा कि मुझे वो टाइम कम कैसे करना है, उसके लिए वो डाइट में चेंज करेगा, अपनी ट्रेनिंग है उसको इंक्रीज करेगा। अब उसको गोल मिल गया, तो आपको गोल का नॉलेज होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में रिवॉर्ड्स की अगर बात करें, ऑफरिंग रिवॉर्ड्स फॉर कंप्लीटिंग टास्क सक्सेसफुली इज ए ग्रेट मोटिवेटर। कोई भी टास्क है वो आपको दी गई है, उस टास्क को जब आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो रिवॉर्ड है वो एक अच्छा मोटिवेटर है। जैसे बच्चे हैं, उनको हमने कोई काम दिया, उस काम को करने के बाद हमने बोल दिया कि ये काम आप कंप्लीट कर लो, हम आपको चॉकलेट देंगे। चॉकलेट क्या हो गया, उनका मोटिवेशन हो गया। छोटे बच्चे इसी तरीके से काम करते हैं। या फिर जब हम बड़े लेवल पे बात करें तो कैश हो सकता है, प्राइज हो सकती है, या फिर जॉब हो सकती है, ऑनर हो सकता है, सोशल रिकग्निशन हो सकता है। सोशल रिकग्निशन का मतलब है कि अब की बार कोई बड़ा इवेंट होगा, हम आपको स्टेज पे सम्मान देंगे, प्रेज़ करेंगे, आपके बारे में बताएँगे। तो ये एक अच्छा रिवॉर्ड हो सकता है। ये दूसरों के सामने एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसका बहुत अच्छा रोल है। तो रिवॉर्ड तो एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक मोटिवेटर का काम करता है। पनिशमेंट भी हो सकता है, एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। जैसे कि फिजिकल पनिशमेंट है, किसी की बुराई कर दी, और इकोनॉमिक पेनल्टी, मतलब अगर आप लेट आते हो तो आपको 100 रुपये का फ़ाइन, 50 रुपये का फ़ाइन, ये भी मोटिवेशन का काम करेगा। नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन उससे क्या है, आप टाइम पर आना शुरू कर दोगे। ये भी एक नेगेटिव मोटिवेशन है, पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन कई बार ये मोटिवेशन का काम करता है। पुराने टाइम पर बच्चों को स्कूल के अंदर पनिशमेंट दी जाती थी, फिजिकल पनिशमेंट। उस फिजिकल पनिशमेंट के डर से बच्चे पढ़ते थे और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा अचीव कर लेते थे। आजकल थोड़ी सी सिचुएशन अलग टाइप की है। बच्चों को आप पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, थप्पड़ भी मार दिया या फिर डरा धमका दिया, तब भी बच्चों की तरफ से या फिर उनके पेरेंट्स की तरफ से शिकायत आनी शुरू हो जाती है कि हमारा बच्चा मेंटली बहुत ही अनस्टेबल हो गया है, तो बच्चे को आप कुछ मत बोलिए। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इट वर्क्स बाय मेकिंग ए पर्सन फियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर। बच्चा क्या है, या फिर कोई भी पर्सन है, वो फेलियर से फिर डरना शुरू कर देता है और वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इट शुड बी स्प्रेंगली एज इट कैन नेगेटिव इफेक्ट्स। बहुत बार इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। पनिशमेंट एक अच्छा मोटिवेशन का तरीका नहीं हो सकता, लेकिन पनिशमेंट से कई बार मोटिवेशन भी मिल जाता है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में एक्टिव पार्टिसिपेशन। कोचेज और टीचर्स हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशंस कैन encourage हेल्दी कंपटीशन एंड इंटरेक्शन। कई बार हमें देखने को मिलता है आजकल स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो जो टीचर्स हैं वो कोई स्पोर्ट खेलें बच्चों के साथ। इसका मतलब हो गया, बच्चों के साथ आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे टीचर्स खेल रहे हैं तो हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। कई बार जो कोच है वो उनके साथ ट्रेनिंग सेशंस के अंदर या फिर जो एक्सरसाइज सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेशन है, उनके अंदर शामिल हो जाते हैं। मान लीजिए वॉलीबॉल का मैच चल रहा है, तो जो आपके जो कोच हैं या फिर टीचर हैं वो भी आपके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन आपके कोच या टीचर के द्वारा देखने को मिलता है। दे कैन स्पॉट प्रॉब्लम्स एंड हेल्प प्लेयर्स सॉल्व देम। क्योंकि जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो जो प्लेयर है उसकी जो प्रॉब्लम है या फिर उनमें कोई दिक्कत है उसको वहीं पर सॉल्व कर देंगे। इससे क्या है, जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद में टेस्ट, इवेल्युएशन और कॉम्पिटिशन्स, ये भी एक अच्छे मोटिवेशन के तरीके हैं, क्योंकि किसी भी प्लेयर को जब हम टेस्ट नहीं करेंगे तो उससे उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता कैसे लगेगा। हम कंपेयर कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, जब हम उनको टेस्ट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, अलग अलग कंपटीशन में उनको पार्टिसिपेट कराएंगे, तभी तो हमें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगेगा। अगर हमें पता लग जाता है, अब उनको हमें ठीक कैसे करना है, अच्छे रिजल्ट हमारे किस तरीके से उनको इम्प्रूव करके। इसके बाद में इक्विपमेंट एंड सराउंडिंग। हैविंग एक्सेस टू मॉडर्न स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर आपको स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर अच्छा करना है तो आपके जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे लेवल के होने चाहिए। अच्छे मेंटेन्ड आपके पास प्लेग्राउंड्स होने चाहिए। अच्छे मेंटेन्ड प्लेग्राउंड्स होते हैं तो अपने आप मोटिवेट होते हैं। ये जो फैक्टर हैं ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट का रोल प्ले करते हैं।
मान लीजिए किसी को एथलेटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है और सारे इक्विपमेंट्स उनको वेल मैनेज्ड दे रखे हैं हमने, उससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। हमारे जो टीचिंग मेथड है उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो टीचिंग मेथड है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को। एक अच्छा जो कोच होता है ये अच्छा मोटिवेटर भी होना चाहिए, क्योंकि उनको सही गाइडेंस की नीड होती है। सही गाइडेंस अगर हम नहीं दे पाए तो हमारे जो बच्चे हैं या फिर जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं या फिर जो इनकी स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका जो टीचिंग मेथड है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मोटिवेशन के अंदर। डिस्कशन हो सकता है, ओपन डिस्कशन होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव मतलब किसी में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कैसे करना है, ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट है। अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू अचीव देयर गोल्स, उसको समझना कि हम हमारे गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये भी आपको मोटिवेशन दे सकता है। और नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है स्पोर्ट्स में। आप कोई भी खिलाड़ी को तैयार कर रहे हो, उसके बाद उसको आप कंपटीशन में लेकर जाइए। वो जब compete करेगा, वो जीतेगा या फिर हारेगा, उससे उसको मोटिवेशन मिलता है। हारता है तो वो ज़्यादा कोशिश करता है, जीतता है तो उसको वो मेंटेन रखने की कोशिश करता है अपनी परफॉर्मेंस को। इसके बाद में हेल्दी स्पोर्टी इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपके शूज़ से लेकर आप जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो उनकी क्वालिटीज़ अच्छी हो। आपके जो कोचेज़ हों वो स्किल्ड हों, स्पोर्ट्स फील्ड है वो क्लीन हो, अच्छी हो। उससे आपको क्या मिलेगा, एक हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट मिलेगा। इसके बाद में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड आपका इंटरनल मोटिवेशन इंक्रीज करता है और एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो कोई भी अगर आपको कुछ अच्छी बात बता रहा है या फिर आपको गाइडेंस दे रहा है उसके लिए आप तैयार रहते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका पॉजिटिव माइंड सेट रहता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो और जीत के लिए आप आश्वस्त रहते हो कि मेरी जीत होगी, और ये इम्पोर्टेंट है। इसके उलट अगर आपका निगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी मिलेगी। आप हमेशा डरे रहोगे, सामने वाले जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उससे आप हमेशा कम महसूस करोगे। इसके बाद में स्पेक्टेटर, जो आपके मैच को देख रहे हैं, जो ऑडियंस है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन देते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक एनर्जी मिलती है बाहर से। कोविड के टाइम पर हमारे आईपीएल हुए थे। आईपीएल में जो ऑडियंस थी उनको अलाउ नहीं किया गया था। तो उसके बाद में जो हमारे प्लेयर्स थे उनके इंटरव्यू आए कि खाली स्टेडियम में खेलना हमें बहुत अजीब लगा, क्योंकि जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ये उनके वर्ड्स थे। इसलिए स्पेक्टेटर्स, आपको देखने वाले, आपको प्रेज़ करने वाले या फिर आपकी बुराई करने वाले भी होने चाहिए स्टेडियम में। वो एक शानदार मोटिवेशन का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज एडेरेंस। ये क्या होता है? ये होता है स्टिकिंग टू ए रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन ओवर टाइम। आपका जो एक्सरसाइज का रूटीन है वो लंबे टाइम तक या फिर रेगुलरली आप उसको मेंटेन करते हो, उसी को हम एक्सरसाइज एडेरेंस बोलते हैं। एडेरेंस मतलब आप अपने जो एक्सरसाइज का रूटीन है उस पर चिपके हुए हो। सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे इसको समझ सकते हो। आपका जो रूटीन है वो बना हुआ है, रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हो, उसको आप चेंज नहीं करते। ये है एक्सरसाइज एडेरेंस। ये क्या है? मेंटेनिंग डेली एक्सरसाइज हैबिट्स एंड गोल्स। आपकी जो डेली एक्सरसाइज की हैबिट है उसको आप बनाकर रखते हो। आपके डेली गोल्स हो सकते हैं, उसको आप मेंटेन रखते हो। ये है क्या है? एक्सरसाइज एडेरेंस है। ये प्रोसेस वॉलेंटरी होती है। वॉलेंटरी का मतलब ये आप अपने मन से करते हो। सेल्फ रेगुलेटेड, आप ही रेगुलेट करते हो, कोई आपको बताता नहीं है। आप अपने आप उस एक्टिविटी को कर रहे हो। लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेते हो कि एक्सरसाइज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आप उसको फॉलो करते हो। जिन लोगों के जो स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज एडहेरेंस रहती है, कंटिन्यू टू वर्कआउट, वो वर्कआउट को कंटिन्यू करते हैं इवन व्हेन देयर आर टेम्पटेशन टू स्किप इट।
टेम्पटेशन टू स्किप इट का मतलब होता है कई बार जो सर्दियां होती हैं या फिर मौसम खराब है कि आज नहीं जाते, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, उसको रेगुलरली करते चले जाते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज का जो रूटीन है लंबे समय तक उसको बनाकर रखने की जो प्रोसेस है उसको एक्सरसाइज एडहेरेंस बोलते हैं। उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देखने वाले हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सरसाइज एडहेरेंस, सबसे पहले क्या है, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि आपकी जो एजुकेशन है, इनकम है, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये इफेक्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज एडहेरेंस को। कैसे इफेक्ट करेंगे, देखिए, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जिन लोगों का क्या है इनकम ज़्यादा हो, और हेल्थ कॉन्शियस जो लोग ज़्यादा होते हैं, ये एक्सरसाइज रूटीन अपना फॉलो करते हैं, कमिटेड होते हैं ये एक्सरसाइज पर। इसलिए आपकी जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हो, अपनी हेल्थ के बारे में आप जानते हो कि एक्सरसाइज से मैं हेल्दी कैसे रह सकता हूँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में ग्रुप एक्सरसाइजिंग, ग्रुप्स ऑफन लीड्स टू हायर एडहेरेंस रेट्स कंपेयर टू वर्किंग आउट अलोन। ये कई बार देखने को मिलता है कि कोई भी एक्सरसाइज रूटीन जो हम ग्रुप के अंदर फॉलो करते हैं, मान लीजिए 2 लोग हैं, 3 लोग हैं या फिर 5 लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये अच्छा माना जाता है बजाय कि आप अकेले। अकेले में आप आलस कर जाओगे कई बार, लेकिन अगर आपका ग्रुप है, ग्रुप में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होगा, एक तो आप स्किप नहीं करोगे, दूसरा आपकी जो एक्सरसाइज है वो एंजॉयबल रहेंगी और आप एक दूसरे को मोटिवेट करोगे, मोटिवेटेड रहोगे। इसलिए ग्रुप एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं इसके लिए। इसके बाद में अर्ली इन्वॉल्वमेंट आता है, जितना जल्दी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हो, मतलब बचपन से ही हो जाते हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब है आपकी जो ये हैबिट्स हैं, ये बचपन से अगर रहती हैं तो वो आप एडल्ट हो जाते हो तब भी आप अपने एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हो, इसलिए अर्ली इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। इसके बाद में अगर हम रीजंस देखें एक्सरसाइज की कि हमें क्यों करनी चाहिए, कई बार ये पूछते हैं कि एक्सरसाइज क्यों करनी है, क्या होगा उससे। तो सबसे पहले तो है आप लंबा जियोगे, लिव लॉन्गर, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। रेगुलर एक्सरसाइज से आप जल्दी मरोगे नहीं। सबसे अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहती है, और आपकी जो हड्डियां हैं उनमें वेट बियरिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा वेट को उठा पाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती है वो नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम आपको मिलेगा, बीमारियां आपको नहीं होंगी, इलनेस आपको जल्दी इफेक्ट नहीं करेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम रहेगा। इसके साथ साथ आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आप अच्छे दिखोगे, क्योंकि आपने हेल्दी लाइफ स्टाइल जो मेंटेन करी है उससे आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छी रहेगी। उसके बाद में आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका जो एंडोर्फिन हार्मोन है वो रिलीज होता है एक्सरसाइज करने से, और ये जो हार्मोन है ये फील गुड या फिर फील हैप्पियर हार्मोन होता है, उससे आप अच्छा फील करोगे। इससे आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस है वो नहीं होगा आपको। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी सेल्फ स्टीम बूस्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके बाद आज के बाद अगर आपको कोई पूछे तो आप उसको ये 7 पॉइंट बता देना कि एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद में है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज से बेनिफिट क्या होते हैं। ये तो थे रीज़न कि आपको क्यों करनी चाहिए, और ये हैं बेनिफिट्स। तो सबसे पहला अगर बेनिफिट देखें तो सबसे पहले देखिए कि आपकी जो मसल्स हैं वो काम करती हैं, इससे आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, डांसिंग, ये सारे एक्सरसाइज के हमारे टाइप्स हो गए। सबसे पहला तो आपका अगर बेनिफिट है वो आपका जो मूड है उसको बूस्ट करती हैं, क्योंकि एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसको हम फील गुड केमिकल्स बोलते हैं। इससे आपका जो डिप्रेशन है वो रिड्यूस होगा, आपकी जो एंजाइटी और स्ट्रेस है वो कम होता है, आपकी सेल्फ स्टीम है वो इंक्रीज होती है, आपकी जो बॉडी इमेज वो अच्छी होगी, सेल्फ वर्थ आपको मिलेगी, और आपके जो इमोशंस हैं उनको आप कंट्रोल कर पाते हो, क्योंकि आप पॉजिटिव रहते हो। ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, आप अपने गुस्से पे काबू कर सकते हो, डिप्रेशन से डील कर सकते हो, एंजाइटी
आपको नहीं होगी और आपका जो माइंड है वो शार्प होता है। एक्सरसाइज करने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। आपको जो मेमोरी लॉस है वो नहीं हो सकता और मेंटल फिटनेस बनी रहती है। आप अच्छा सोचते हो और जो भी ब्रेन के डिजीज़ हैं, जो कि एक एज के साथ होते हैं, वो आपके जल्दी नहीं होंगे। इसके साथ-साथ आपकी जो मसल्स और बोन है, वो स्ट्रेंथन होंगी। आपका जो एनर्जी लेवल है, वो इंक्रीज़ होता है और क्रोनिक डिजीज़ हैं, उनकी रिस्क कम हो जाती है। जैसे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी है, वो बढ़ जाती है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बढ़ती है, बॉडी कंपोजिशन आपका अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, फैट का लेवल सही रहता है, ब्रेन की आपकी हेल्थ और मेमोरी की जो हेल्थ है, वो इम्प्रूव होती है। इसके साथ-साथ आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आपके जो लंग्स हैं, वो स्ट्रेंथन रहेंगे, इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा। इस तरीके से आप काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, जो कि आपकी जो एक्सरसाइज़ है, उनके बेनिफिट्स होंगे। इसके बाद में कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, जो आपकी जो एक्सरसाइज़ है उसका एडहेरेंस बढ़ा सकती हैं। आपको क्या करना चाहिए? कई बार देखने को मिलता है कि हम एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते। अब क्या करें? उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देखेंगे। स्टार्टिंग के अंदर आपको मेंटली और इमोशनली चैलेंजिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए अलग-अलग स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज़ एडहेरेंस, मतलब रेगुलर आप एक्सरसाइज़ का रूटीन लंबे टाइम तक कैसे फ़ॉलो कर सकते हो। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज़ सिंपल एक्सरसाइज़। सबसे पहले आपको नॉर्मल जो सिंपल एक्सरसाइज़ हैं, उससे स्टार्टिंग करनी है। वो कौन-कौन सी हैं? वॉकिंग, जॉगिंग और योगा, इससे आप शुरू कीजिए। इसके अंदर आपको कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट की नीड नहीं होती, आपको बस फ़ॉलो करना है। वॉक तो आप कर ही सकते हो, जॉगिंग करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, योगा करने के लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक एनवायरनमेंट जो सूटेबल है, उसको क्रिएट करना है। जैसे कि आपके आस-पास कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। जैसे कि आपके पास जो स्पेस है, वो आपको मोटिवेट करे। थोड़ी ग्रीनरी है, आप ग्राउंड में जा सकते हो, जिससे क्या है, आपका जो एक्सरसाइज़ रूटीन है, वो अच्छा हो सके। इसके बाद में आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, जिन गोल्स को आप अचीव कर सकते हो अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने कोशिश करी कि मैं डेली 1 किलोमीटर रनिंग करूँगा, ठीक है, 1 किलोमीटर रनिंग आप कर सकते हो, या फिर 500 मीटर ही मैं वॉक करूँगा। तो आप अपने गोल उस तरीके से बनाइए जिनको आप कंप्लीट कर सकते हो। उनको आप कंप्लीट करोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे और अपने गोल्स को धीरे-धीरे आप बढ़ा भी सकते। नेक्स्ट क्या है, अपने आप पर फोकस करना। कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, दूसरों से कंपेयर नहीं करना, अपने आप पर कंसंट्रेट करना है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि मैंने 1 वीक में 500 मीटर रनिंग करी, अब मैं डेली इसको 600 मीटर करने वाला हूँ। उसके बाद में मुझे अचीव करना है 2 महीने बाद 2 किलोमीटर। तो उसको आप धीरे-धीरे इम्प्रूव करोगे। कोई इंसान पहले दिन ही 5 किलोमीटर भाग रहा है, उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। गेट सोशल सपोर्ट, सपोर्ट आपको करवानी है या फिर सपोर्ट आपको चाहिए अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, आसपास के लोगों से, और वो आपको हेल्प करेंगे आपकी एक्सरसाइज प्रोग्राम को कमिट करने के लिए कि आप उस पे स्टक रहो। आपकी फैमिली को आपको समझाना है, वो आपको मोटिवेट करेंगे, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को आप एक्सरसाइज करते हुए अपने साथ लेकर जा सकते हो। इसके बाद में एक्सटर्नल मोटिवेशन का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अपने आप को इनकरेज करना है कि अगर मैंने आज इस एक्टिविटी या फिर इस रूटीन को कंप्लीट कर लिया, तो मैं आज जूस के 2 गिलास ज़्यादा पीऊँगा। कोई भी आप एक्सटर्नल मोटिवेशन को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड दें। या फिर मैं क्या करूँगा, मूवी देखने जाऊँगा। कोई कोई भी आप एक्सटर्नल मोटिवेशन को यूज़ कर सकते हो। फाइंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि इनर मोटिवेशन तो ज़रूरी है। कब तक आप इस रूटीन को फ़ॉलो कर पाओगे? तो आपकी जो पर्सनल डिज़ायर है वो अच्छी होनी चाहिए। आप इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो कि मैं हेल्दी रहूँगा, दवाइयों के पैसे नहीं लगेंगे, और मेरा जो एक्सरसाइज़ प्लान है वो इस तरीके से रहेगा कि वो मुझे रेगुलर मोटिवेट करते रहे। मेक एक्सरसाइज़ फन, आपकी जो एक्सरसाइज़ है वो थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग और एन्जॉयबल रहनी चाहिए, नहीं तो आप धीरे-धीरे बोर हो जाओगे। सेव हार्डर एक्सरसाइज़ फॉर लेटर, जब आप एक्सरसाइज़ करोगे तो स्टार्टिंग में बेसिक एक्सरसाइज़ आपको करनी है, धीरे-धीरे जैसे आप एक्सरसाइज़
और आगे तक करते चले जाते हो। धीरे धीरे आपको हार्ड जो एक्सरसाइज हैं वो लास्ट में करनी है और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो एक्सरसाइज मैंने स्टार्टिंग जो करी थी उस टाइम पर मेरी क्या कंडीशन थी और अब ये कंडीशन क्या हो गई है। उसको आप एक्सरसाइज को कंसिस्टेंटली क्या करोगे, ट्रैक करोगे। उससे आपको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने अपने आप को कितना इम्प्रूव कर लिया है। इसके बाद में आपको पंक्चुअल रहना है, आपको स्किप नहीं करना है कोई भी सेशन को कि मैं 2 दिन 4 दिन स्किप कर दूं, उससे क्या है रूटीन गड़बड़ा जाएगा और आपका जो एडरेंस है एक्सरसाइज का वो वीक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है अग्रेशन। अग्रेशन मतलब उत्तेजना, आप कितने अग्रेसिव हो उसको समझेंगे और स्पोर्ट्स में उसका रोल समझेंगे। अग्रेशन क्या है, इंटेंशनली ट्राइंग टू कॉज मेंटल और फिजिकल हार्म टू वन सेल्फ और अदर्स। आप जानबूझकर किसी को मेंटली और फिजिकली नुकसान पहुंचाते हो, वो क्या होता है, एग्रेशन होता है। दिस कैन बी डन थ्रू फिजिकल वायलेंस। आपका ये कैसे हो सकता है, फिजिकल वायलेंस मतलब उसको आप एब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हो, कुछ भी बुरा भला बोलते हो, आपका रूड बिहेवियर इसके अंदर आता है और ऐसे वर्ड बोलते हो जिससे उसको बुरा लगे, ये आपका एग्रेशन होता है। इंडिया पाकिस्तान के जो पुराने मैच थे उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता था। वो बहुत बार गालियों का भी यूज़ करते थे। ये एग्रेशन दिखाने का एक तरीका है। फास्ट बॉलर्स एग्रेशन दिखाते हैं। पीपल शो एग्रेशन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं तब भी हम एग्रेशन दिखा सकते हैं। गुस्सा होता है तब, और इनसिक्योरिटी मतलब हम इनसिक्योर फील करते हैं तब भी एग्रेशन दिखाते हैं। ये सडनली हो सकता है या फिर धीरे धीरे ये बिल्ड भी हो सकता है। एग्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एग्रेशन कैन इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आपका जो एग्रेशन है वो आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं। ये बात सच भी है क्योंकि बहुत सारे जो एग्रेशन के गेम है उसके अंदर अगर आप एग्रेसिव नेचर नहीं दिखाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कबड्डी है, कबड्डी में आपको ताकत लगानी है, वो ताकत लगाने के लिए आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। एक फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर को थोड़ा सा एग्रेशन वो अगर लेकर नहीं आएगा तो क्या रहेगा, वो विकेट नहीं ले पाएगा। इसलिए अच्छा माना गया है एग्रेशन को आपकी स्पोर्ट्स जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए। अब स्पोर्ट्स के अंदर जो कंसेप्ट है एग्रेशन का वो किस तरीके से है, तो स्पोर्ट्स के अंदर हमें एग्रेशन देखने को मिलता ही है। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव एग्रेशन। पॉजिटिव एग्रेशन के अंदर क्या होता है, प्लेयर प्ले हार्ड एंड विद हाई एनर्जी बट स्टे विद इन द रूल्स ऑफ द गेम। कोई प्लेयर है वो उस गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग अपना जो एग्रेशन है वो दिखाता है और हार्ड खेलता है, हाई एनर्जी के साथ खेलता है, वो है पॉजिटिव एग्रेशन। जैसे कि क्रिकेट के अंदर एक जो बैट्समैन है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है बार बार बॉल को मिस करके, ही माइट स्कॉल्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कोसता है और एग्रेशन दिखाता है। एग्रेशन किस तरीके से दिखाता है कि मैं अब अच्छा कैसे कर सकता हूँ, ये आपका पॉजिटिव एग्रेशन है। जैसे कि कोई खिलाड़ी सामने है, T20 मैच चल रहा है और वो जो बैटर है उसने 20 बॉल खेल ली, 20 बॉल पे 10 रन बनाए हैं। तो 20 बॉल पे 10 रन बनाए, अब वो अपने आप पर चिल्लाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मुझे इसको चेंज करना है। तो ये आपका एक पॉजिटिव एग्रेशन हो गया। दूसरा है नेगेटिव एग्रेशन। इसके अंदर प्लेयर इंटेंशनली हार्म अदर्स। ये जो खिलाड़ी है वो इंटेंशनली जो दूसरा जो प्लेयर है उनको हार्म करता है, गलत लैंग्वेज बोलता है और रूल्स ब्रेक करता है, ये होता है नेगेटिव एग्रेशन। जैसे कि हम फुटबॉल की बात करें तो एक जो प्लेयर है वो दूसरे खिलाड़ी को पुश करता है एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करके, ये होता है नेगेटिव एग्रेशन। ये स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम टाइप्स ऑफ एग्रेशन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। एग्रेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, दूसरा है होस्टाइल एग्रेशन और तीसरा है असर्टिव एग्रेशन। एक एक को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या है, इस एग्रेशन के अंदर मेन गोल इज टू अचीव सक्सेस। इसमें जो मेन हमारा गोल रहता है वो सक्सेस को अचीव करना रहता है। कैसे,
विदाउट हार्मिंग अदर्स। दूसरों को बिना हार्म किए हुए हमें हमारे गोल को अचीव करना है, ये इंस्ट्रूमेंटल होता है। और ये जो एग्रेशन है वो पॉजिटिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव एग्रेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। जब खिलाड़ी अपनी पूरी एनर्जी के साथ खेलता है और कॉम्पिटिटिवनेस दिखाता है, अपने आप को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है, ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है। मतलब ये एग्रेशन अच्छा है, ये एग्रेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर देखें, एक फुटबॉल प्लेयर एग्रेसिव टैकल कर रहा है सामने वाले ओपोनेंट को, लेकिन उसको हर्ट नहीं कर रहा। सामने वाला जो प्लेयर है वो हर्ट नहीं हो रहा, वो उसको हार्म नहीं कर रहा, नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो वो अच्छा है। ये हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अगर हम की पॉइंट की बात करें तो एक्सपीरियंस्ड जो प्लेयर होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन दिखाते हैं, क्योंकि दे हैव बेटर कंट्रोल ओवर देयर इमोशन एंड एग्रेशन, क्योंकि उनका अच्छा कंट्रोल है अपने इमोशंस पे और एग्रेशन के ऊपर, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन दिखाते हैं, जो कि रूल्स के अंदर होता है। वो रूल्स को ब्रेक नहीं करते और सामने वाले को क्या नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद में होस्टाइल एग्रेशन। होस्टाइल एग्रेशन क्या है, इनका मेन एम रहता है सामने वाले को हार्म करना या फिर इंजर्ड करना, ओपोनेंट को वो इंजर्ड कर देते हैं। ये इम्पल्सिव रिएक्शन होता है। इम्पल्सिव मतलब एक बार में वो धक्का दे देंगे या फिर उनको कोई चोट पहुंचा देंगे। ये सामने वाले खिलाड़ी को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, उसको डरा देते हैं। कई बार ये प्लान्ड तरीके से भी होता है। प्लान करते हैं कि फुटबॉल के अंदर मान लीजिए एक खिलाड़ी अच्छा है, अब उसको हमें फ्रस्ट्रेट करना है, परेशान करना है, या फिर उसको कोई चोट हमें पहुंचानी है ताकि वो गेम से बाहर हो जाए। तो ये होता है होस्टाइल एग्रेशन, जो कि निगेटिव होता है। ये हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, जैसे कि एंगर है, जेलेसी है और इंसल्ट है, इनसे भी हमें देखने को मिल सकता है। होस्टाइल एग्रेशन हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, एक क्रिकेट बॉलर है, डिलिबरेटली थ्रोज ए बाउंसर टू इंजर द बैट्समैन और मेक देम लूज फोकस। क्रिकेट के अंदर जो बॉलर है उसको 2 बाउंसर अलाउ होते हैं, लेकिन वो लगातार जो बैट्समैन है उसको बाउंसर फेंकता रहता है, बॉलिंग करता है, उससे खिलाड़ी इंजर्ड हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो ये क्या है, एक नेगेटिव टाइप ऑफ एग्रेशन हो गया, जो कि होस्टाइल एग्रेशन के अंदर आता है। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे भी रखा है, होस्टाइल एग्रेशन इज नेगेटिव बिकॉज इनका फोकस होता है हर्टिंग अदर्स रेदर देन प्लेइंग द गेम फेयरली। वो गेम को अच्छे तरीके से ना खेल के रूल्स को थोड़ा सा ब्रेक करके सामने वाले खिलाड़ी को हर्ट करते हैं। ये कॉमनली हमें देखने को मिलता है, जिनको जल्दी सक्सेस चाहिए, मतलब सामने वाली टीम के जो मेन प्लेयर हैं उसको अगर इंजर्ड कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। ये जो क्वालिटी है ये होस्टाइल एग्रेशन के अंदर आती है। तीसरा है असर्टिव बिहेवियर या फिर असर्टिव एग्रेशन। ये पॉजिटिव टाइप ऑफ एग्रेशन होता है। ये पॉजिटिव टाइप है, वेयर ए प्लेयर स्टैंड अप्स फॉर देयर वैल्यूज विदाउट थ्रेटिंग अदर्स। दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरों को नहीं डराते, ये असर्टिव एग्रेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, लीगल, फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव गोल। उसके अंदर आप गेम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग खेलते हो और आपका इंटेंशन है वो दूसरों को हार्म करना नहीं होता, विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल। ये असर्टिव एग्रेशन होता है। आप अपने तरीके से खेलते हो, आपको दूसरे से इतना मतलब नहीं होता, सामने वाला ओपोनेंट कितना भी अच्छा खेल रहे हो, लेकिन आप अपने गेम पर फोकस करते हो। एग्जाम्पल अगर देखें, ए प्लेयर पुशेज हार्ड टू विन इन गेम यूजिंग स्ट्रेंथ एंड स्किल बट स्टेइंग विद इन द रूल्स। रूल्स के अंदर एक खिलाड़ी अपने आप को पुश करता है उस गेम को जीतने के लिए। ये एक पॉजिटिव एग्रेशन है। वो तेज खेलता है, अच्छा खेलता है और पूरी एनर्जी के साथ खेलता है। अगर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये गोल ओरिएंटेड होता है, ये दूसरों को हार्म नहीं करते, और जो फोर्स है या फिर जो वो एनर्जी लगाते हैं वो लेजिटमेट एनर्जी होती है उस गेम को जीतने के लिए। और क्या करते हैं, वो कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करते। ये आपके समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इनका हम कंपैरिजन देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक कंपैरिजन है इंस्ट्रूमेंटल, होस्टाइल और असर्टिव का। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा मेन गोल क्या रहता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अग्रेशन पॉजिटिवली। हम कोई भी हमारी सक्सेस है उसको अचीव करने के लिए जो अग्रेशन है वो पॉजिटिवली दिखाते हैं। होस्टाइल के अंदर तो हम क्या करते हैं, ओपोनेंट को हार्म करते हैं।
लेकिन असर्टिव के अंदर हम हमारे गोल को अचीव करते हैं, हम किसी को भी हार्म नहीं करते, इसके अंदर हम अपने आप को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इंटेंशन की बात करें तो इसके अंदर हम हार्म नहीं करते, हॉस्टाइल में हार्म हम करते हैं और इसके अंदर भी हम हार्मफुल नहीं होते। असर्टिव और इंस्ट्रूमेंटल लगभग सेम है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल में हम फिर भी रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एग्रेशन दिखा देते हैं, असर्टिव में वो हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते। नेचर ऑफ एग्रेशन की बात करें तो हॉस्टाइल नेगेटिव होता है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो एक फुटबॉल प्लेयर टैकल करता है अग्रेसिव एक बॉल को, लेकिन सामने वाले ओपोनेंट को क्या नहीं करता, हार्म नहीं करता। असर्टिव में एक प्लेयर है वो पुश करता है हार्डली, एक लीगल फोर्स गेम को जीतने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। इंस्ट्रूमेंटल में थोड़ा सा एग्रेशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन असर्टिव में कोई भी एग्रेशन देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल फोर्स अपने आप की जो है वो ही ताकत लगती है और उसके अंदर बिल्कुल भी ये शो नहीं होता कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हॉस्टाइल में तो हम इंजर्ड करने की बात करते हैं। इमोशनल कंट्रोल की बात करें तो प्लेयर्स है वो सेल्फ कंट्रोल रखते हैं और जो एग्रेशन है वो कंस्ट्रक्टिवली होता है, मतलब उनका जो एग्रेशन है उनको एक आउटपुट देगा। असर्टिव में प्लेयर्स हैं वो अपने आप का जो कंट्रोल है उसको मेंटेन करते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग खेलते हैं। इसके अंदर तो लूज कंट्रोल कर देते हैं। रूल ब्रेकिंग की बात करें तो इन दोनों के अंदर रूल ब्रेक नहीं होते, हॉस्टाइल में कई बार हो जाते हैं। फोर्स की बात करें तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हार्म नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसके अंदर थोड़े से हम ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। असर्टिव में हम बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं रहते, हम पॉजिटिव खेलते हैं और हमारा जो फोर्स है वो फेयर फोर्स रहता है। जितना हमें ताकत लगानी चाहिए हमारे गोल को अचीव करने के लिए हम उतनी फोर्स लगाते हैं। किसके अंदर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एक्सपीरियंस्ड जो प्लेयर हैं वो यूज़ करते हैं इसको और अपना जो एग्रेशन है वो कैसे चेंज करते रहते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के अंदर देखते हैं। असर्टिव में कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं वो फोकस करते हैं अपने आप के जो गोल है उसको अचीव करने के लिए फेयर प्ले, और इसके अंदर तो जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो ये मोटिवेट करता है, ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को मोटिवेट करता है, लेकिन ये क्या होता है, नेगेटिव जो इमोशंस हैं उनको देखने का काम करता है। तो इसमें आपने देखा इंस्ट्रूमेंटल और असर्टिव लगभग सेम है, लेकिन असर्टिव में बहुत ही पॉजिटिवली हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इंस्ट्रूमेंटल में हम थोड़ा सा एग्रेशन दिखा देते हैं। इसके बाद में लास्ट हमारा जो इसके अंदर सब पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। तो इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे वो देखते हैं। मेंटल एस्पेक्ट हैं स्पोर्ट के, जैसे कि इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिकल के लिए। रिसर्च ऐसा शो करती हैं कि जैसा हम विजुअलाइज करते हैं वैसा हम बन जाते हैं, इसलिए साइकोलॉजिकल या फिर दिमाग में ये हमें बैठाना ज़रूरी है कि ये काम हम कर सकते हैं, इसलिए उसको रेगुलरली हम साइकोलॉजिकल फिट करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला है सेल्फ इस्टीम, इसके बाद में मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक और गोल सेटिंग। 1, 2, 3 और 4 इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम क्या है, रेफर्स टू पर्सन्स ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। कोई इंसान अपने आप को कितना उपयोगी मानता है, हाउ मच दे वैल्यू देम सेल्वेस, वो खुद की कितनी वैल्यू करते हैं, ये सेल्फ इस्टीम होती है। बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर आया गया। कोई भी जो पर्सन है वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर कितना बिलीफ है वो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में है सिक्योरिटी, तो फीलिंग सेफ एंड सिक्योर इन वन सेल्फ, अपने आप को कितना वो सिक्योर फील करता है। आइडेंटिटी क्या है उसको पता होना चाहिए, वो क्या है अपने बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फीलिंग कनेक्टेड टू अदर्स, दूसरों से वो कनेक्टेड है उसकी सेंस होनी चाहिए। और कॉम्पिटेंस, बिलीविंग यू कैन अचीव थिंग्स, ये कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। ये सेल्फ इस्टीम की क्वालिटीज़ हैं। इसके बाद में क्या है, सेल्फ इस्टीम अफेक्ट्स एन एथलीट्स डिसीजन मेकिंग। कोई भी जो एथलीट है उसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर सेल्फ इस्टीम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है और ओवरऑल जो वेलबींग है उसके अंदर सेल्फ इस्टीम का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है।
इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस मोटिवेशन, आपका जो मोटिवेशन है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे जो एथलीट्स या फिर ऐसे जो प्लेयर्स जिनकी सेल्फ स्टीम हाई रहती है, उनकी पोटेंशियल ज़्यादा रहेगी और वो जो चैलेंजेस हैं उनको क्या करेंगे, अचीव करने के लिए ज़्यादा तैयार रहेंगे। स्पोर्ट्स के अंदर वो अच्छा भी करते हैं, इसलिए सेल्फ स्टीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, इससे आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या रहता है, विजुअलाइजिंग योरसेल्फ, अपने आप को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने का मतलब अपने आप को उस जगह पर बैठाना है अपने दिमाग से कि मैं ये कर सकता हूँ। सक्सेसफुली परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक एक्टिविटी बाय यूजिंग योर सेंसेस, आपको देखकर, कोई साउंड को या फिर टच करके, ऐसा मेंटल इमेजरी के अंदर आता है कि आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लो। इमेज कैसे बनाना है उसको हम देखेंगे। एथलीट्स इमेजिन देम सेल्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस सच एज कंपीटिंग और पार्टिस और प्रैक्टिसिंग टू प्रिपेयर मेंटली। देखिए, जैसे कि आपको बोल दिया गया कि 2 मंथ्स की आपको एक ट्रेनिंग करनी है। अब वो ट्रेनिंग आप अपने दिमाग में सेट कीजिए कि मैं नेक्स्ट जो 60 डेज हैं, 60 दिन, या तो मैं स्टडी करने वाला हूँ। मान लीजिए स्टडी का अगर हम प्लान बनाएं तो अपने दिमाग में ये प्लान बना लीजिए कि 6 बजे आप उठोगे, डेली रूटीन करोगे, उसके बाद में आप पढ़ने बैठोगे, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब आप 60 दिन तक नेक्स्ट करने वाले हो। कौन से दिन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी है, उसका पूरा प्लान आपको अपने दिमाग में बना लेना है। इसके बाद में आपकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को आपको क्लियर कर लिया है और एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आए हैं। ये आपने मेंटली अपने आप को एक इमेज बना ली है। उससे क्या होगा, आप दिमाग से उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर चुके हो। अब उसके ऊपर आपको काम करना है। ये होता है मेंटली, ये होता है मेंटल इमेजरी, जो कि काफ़ी अच्छा होता है और उससे क्या है, बहुत सारे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले भी हैं। ये गोल क्या है, पिक्चर देम सेल्वेज सक्सीडिंग, अपने आप को सक्सेस होते हुए देखना और जो गोल हैं उनको अचीव करते हुए अपने आप को देखना ही क्या है, मेंटल इमेजरी है। बेनिफिट क्या है, इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। आप किसी भी जो कंपटीशन है उसके लिए जो प्रिपरेशन है, उसके लिए आप अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो डेवलप कर सकते हो। और पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, मतलब आपने उसको मेंटल इमेजरी की, उसके बाद में इमेज बनाने के टाइम पर जब आप सोचते हो तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे सामने कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं। उन चैलेंजेस से आप कैसे डील करते हो, उनका सोल्यूशन कैसे ढूंढते हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में हेल्पिंग एथलीट्स फोकस ऑन द स्किल्स दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, जो एथलीट्स हैं वो फोकस कर सकते हैं अपने स्किल्स के ऊपर और कौन कौन सी स्किल्स उनको इम्प्रूव करनी है, क्योंकि चैलेंजेस के बाद आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है। उन स्किल्स को आप कैसे इम्प्रूव करोगे, तो आप मेंटल इमेजरी से ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद में आपकी जो परफॉर्मेंस है, बाई मेंटली रिहर्सिंग सिचुएशंस, जो सिचुएशंस हैं उनको आप मेंटली रिहर्सल उनकी करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। कब इम्प्रूव होगी, रियल लाइफ में जो सिचुएशन आपके सामने आएगी उसका आप पहले ही प्लान बना लोगे, क्योंकि आपने दिमाग से उस चीज़ को रियलाइज़ किया है, आपने अपने दिमाग में उस इमेज, उस पिक्चर को इमेजिन किया है। उस इमेजिनेशन में जब आप रियल लाइफ जब एग्जीक्यूट करोगे उस प्लान को, तब क्या होगा, उसकी जो क्या-क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या-क्या सिचुएशंस आएँगी, उनका जो सॉल्यूशन है वो आप देख पाओगे। इसलिए मेंटल इमेजरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका भी आप मेंटल इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये एग्ज़ाम है, इतने महीने बाद में एग्ज़ाम है, मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, उसके बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, इससे अब हम मुझे क्या अचीव होगा और वहाँ तक, उस गोल में पहुँचने तक मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, उन प्रॉब्लम्स को मुझे डील कैसे करना है, ये सब मेंटल इमेजरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सेल्फ टॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप खुद अपने आप से बात करते हो, टॉकिंग टू वन सेल्फ बिफोर और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। कोई भी परफॉर्मेंस या फिर कंपटीशन है, उससे पहले आप अपने आप से बात करते हो। अपने आप से बात करने का मतलब है कि अपने अंदर आप झाँकते हो। ये बातें आप अपने दिमाग के अंदर चुपचाप बैठकर कर सकते हो या फिर ज़ोर-ज़ोर से
बोलकर भी ये बात अपने आप से कर सकते हो। सेल्फ टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स में, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च के बाद हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। उसके बाद में ये कंक्लूजन हमारे सामने। पॉजिटिव जो सेल्फ टॉक है वो इम्प्रूव करती है हमारा फोकस। और जो एथलीट्स हैं उनके जो थॉट्स हैं ड्यूरिंग इंटेंस सिचुएशन, जो सिचुएशन उनके सामने आएंगी कंपटीशन के दौरान, उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप से बात करी है। अपने आप से बात करने के बाद उस गोल को अचीव करने के लिए वो अब तैयार है। एग्जाम्पल देखो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई वॉन्ट मेक दिस शॉट, ऐसा अपने दिमाग में जब आप खुद से बात करते हो, शॉट का मतलब है, मान लीजिए आप शूटिंग का कोई गेम खेल रहे हो, तो आपको लग गया कि मैं इस शॉट को नहीं ले पाऊंगा, अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा आपको अपने दिमाग को नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? आई कैन डू दिस, मैं ये कर पाऊंगा। मान लीजिए आप बॉलर हो और आपको इस ओवर में 2 विकेट लेने हैं। पहले ही आपने अगर मन में बना लिया कि मैं विकेट नहीं ले पाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि आप जो खुद से बात करते हो, आपकी साइकोलॉजी, आपकी बॉडी उसी तरीके से आपके सामने रिएक्ट करेगी। उल्टा आपको ये बोलना है कि मैं 2 विकेट आराम से ले लूंगा और उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। अब आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, वो उस गोल को अचीव कैसे करना है उसके ऊपर काम करेगी। इसलिए सेल्फ टॉक इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके बेनिफिट क्या हैं? इससे क्या होगा? आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं आएंगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, अच्छा होगा। और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको ये प्रमोट करने का काम करता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कंपटीशन के अंदर हो। कंपटीशन के अंदर तो ये जो बॉलर वाला एग्जांपल है ये काफ़ी काम करता है, क्योंकि आपको कभी भी नेगेटिव नहीं रहना है। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी आपको यही अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ा कर रखना है। पेपर से पहले अपने आप से बात करनी है, ये जो एग्ज़ाम का पेपर मेरे सामने आएगा, मैं ये क्लियर कर लूँगा। या अपने आप से बात करोगे तो उस कॉन्फिडेंस से जब आप एग्ज़ाम देते हो, तो कई बार जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने खुद से बात करी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और लास्ट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग एक प्रोसेस है डिफाइनिंग स्पेसिफिक टारगेट टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। आपकी जो परफॉर्मेंस है और आपका जो मोटिवेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए एक प्रोसेस है, क्योंकि गोल तो आपको सेट करना ही पड़ेगा। ये आपके गोल कैसे हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल में मान लीजिए आपने कोई वीकली प्लान बनाया है, तो वो आपका जो वीकली प्लान है उसको आपको कंप्लीट करना है। आपका जो मंथली प्लान है वो अलग हो सकता है, या फिर आपका कोई दिन का प्लान है वो भी होना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी टॉपिक को कंप्लीट करना है, अब वो जो टॉपिक है उसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने का मतलब, उस टॉपिक में मान लीजिए 5 सब टॉपिक हैं, तो हर एक जो सब टॉपिक है उसके लिए आपने एक दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे एक दिन में एक ही सब टॉपिक क्लियर करना है। तो आपने वीकली से डे वाले प्लान पर आ गए। उसके बाद में आप हर एक घंटे में कितना पढ़ सकते हो, या फिर हमें कितना पढ़ना है, उसके बजाय हम ये देखेंगे कि टॉपिक कैसे क्लियर करेंगे। उस टॉपिक को आप किस तरीके से क्लियर करते हो, कितने टाइम में क्लियर करते हो, उसका आप प्लान बना लीजिए। तो ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कि आपकी एग्ज़ाम 6 मंथ है, उसके बाद है 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, यह आपका लॉन्ग टर्म प्लान है। छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म प्लान है वो जुड़ के आपके लॉन्ग टर्म प्लान को अचीव कर लेंगे। इस तरीके से होती है गोल सेटिंग। अब टाइप्स ऑफ गोल्स की बात करें तो एक होता है आउटकम गोल, फोकस ऑन द रिजल्ट और आउटकम। जैसे कि आउटकम गोल में इस मैच को हमें जीतना है या फिर इस रेस को हमें जीतना है, ये आपका आउटकम गोल हो गया। आपके सामने कोई एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपको पास होना है, ये आपका आउटकम गोल है। दूसरा है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल के अंदर कोई अगर एग्ज़ाम का ही हम एग्जाम्पल लेके देखें तो इसमें मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं। और स्पोर्ट्स में अगर एग्जाम्पल देखें तो मुझे मान लीजिए इस रेस को जीतना है, इस रेस को मुझे रनिंग फास्ट, जल्दी भाग कर जीतना है। या फिर अगर हम शूटिंग की बात करें तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। उसी तरीके से आप एग्ज़ाम में नीट जेई या फिर जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उसमें आप बता सकते हो
कि 100 जो क्वेश्चंस हैं उसमें से मेरे 80 सही होने चाहिए, गलत होने के चांसेस कम हो। ये आपकी परफॉर्मेंस की बात हो गई। इसके बाद में है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या है, आपके जो एक्शंस हैं उस स्पेसिफिक स्किल को अचीव करने के लिए वो कितने अच्छे हैं। जैसे कि कंसंट्रेटिंग ऑन प्रॉपर टेक्निक ड्यूरिंग प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस के अंदर आपकी जो टेक्निक है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हो, आपकी प्रोसेस कितनी अच्छी है, वो प्रोसेस की बात करते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी जो टेक्निक्स है उसमें आपकी क्या टेक्निक्स हो सकती है। मान लीजिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, अब 2 घंटे में उस पेपर को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये आपकी टेक्निक है। आप इजी क्वेश्चंस को कब सॉल्व करोगे, ये आपकी टेक्निक है। हार्ड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करना है आपको, ये आपकी टेक्निक हो सकती है। तो वो आ गया प्रोसेस का पार्ट। इसके बाद में जो गोल सेटिंग है उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो इससे आपका एक तो मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि आपने जो गोल सेट कर दिया उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपको उसके ऊपर क्या करना है, ओनली काम करना है। एक जो हमारे एथलीट्स या फिर प्लेयर्स होते हैं उनका जो फोकस है वो बढ़ता है, क्योंकि उनको पता लग गया कि मेरे जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है। इसके बाद में जो बड़े गोल हैं उनको आपने ब्रेक डाउन कर दिया छोटे गोल्स के अंदर, और जो छोटे गोल्स हैं उनके अंदर जब ब्रेक डाउन कर दिया, अब जो स्टेप आपकी हैं वो ईजी हो जाएंगी, और जो बड़ा गोल है उसको अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि जब हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं तो जब हम उनको अचीव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अकम्प्लिशमेंट मिलता है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब है कि छोटे गोल किए, उसको हमने अचीव कर लिया, तो हमें यह फील होता है कि मैं रेगुलरली अच्छा कर रहा हूँ। इसलिए छोटे गोल जरूरी हैं, और आपका मोटिवेशन बना रहता है। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपने जो डे का प्लान बनाया था कि एक दिन में मुझे इतना पढ़ना है, वो एक दिन का प्लान आपके जो वीकली प्लान है उसको क्लियर करेगा। वीकली प्लान आपके जो मंथली प्लान है उसको क्लियर करेगा। और आपका जो लॉन्ग टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान मतलब 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद जो एग्ज़ाम है आपकी, उसको क्लियर करने के लिए ये जो एक दिन का प्लान है इसने आपको क्लियर किया। तो ये जो छोटे छोटे प्लान्स हैं ये मिलकर आपके जो लॉन्ग टर्म का प्लान है उसको क्लियर करेंगे। इस तरीके से गोल सेटिंग काम करती है। आई होप आपके समझ में आया होगा, और इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। इसकी पीडीएफ आपको स्कूल इंजीनियर जो टेलीग्राम चैनल अपना है वहाँ पर मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।